ओके एवरीबॉडी, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। सभी देवियों, सज्जनों, भाइयों, बहनों, मित्रों, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूं आप सब एकदम बढ़िया है, जोरदार है, तूफान, ये ताबड़तोड़ है, छा रहे मचा रहे, सबकी लाइफ एकदम जोरदार चालू है। किसी की भी लाइफ में कोई भी चीज की कमी नहीं, कोई भी चीज की दिक्कत नहीं है और सब एकदम जोरदार धुआंधार तरीके से मचा रहे हैं। सो एवरीबॉडी, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू सेशन नंबर 3 ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रीमियर लीग फॉर जनवरी 2025, जिसमें हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारे इंपॉर्टेंट वाले कॉन्सेप्ट्स एंड उसके क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने 2 लेक्चर्स में AS16 यहाँ पे कवर किया है, शाम 8 से 9:30 बजे तक। आज हम AS19 के साथ शुरुआत कर रहे हैं। कोई भी छोटे मोटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे जो आपको सिंपल समझ जाए, जो आपको एकदम आसानी से समझ जाए। सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वही लेंगे जो आपको एकदम यहां पे पढ़ के ऐसा लगे कि भैया अच्छा ये मैंने पढ़ा, क्योंकि इसकी तैयारी हमारी बहुत अच्छे से हो गई ये पढ़ने के बाद। राइट, तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में और सभी को वेरी 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 गुड इवनिंग। चलिए AS19 के साथ स्टार्ट करने के लिए अगर सभी लोग तैयार होंगे तो गिव मी अ क्विक यस सर, वी आर रेडी टू गो, गुड टू गो। सर फोड़ने के लिए, मचाने के लिए हम लोग तैयार है। तो सभी लोग एक बार मुझे क्विक यहाँ पे यस से यस से यस से यस से यस से दे देंगे। AS15 करा देना सर, वो नहीं आता। सीमू जी, अगर मैं आपको बोलूं तो AS15 मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। AS15 का आपको एक मैराथन मैंने लंबे वाले मैराथन में, जिसमें 8-10 AS एक साथ कराए हैं, उसमें AS15 कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस कराए हुए, आप ऑलरेडी जाके उस चीज को देख सकते हैं। गौतम जी, आपके लिए भी, आप सभी को चाहिए तो मैं क्या करूंगा, AS15 का आपको मैराथन का लिंक भी दे दूंगा। उसमें डिटेल में अच्छा से 3 घंटे में वो AS पूरा कवर कराया है। AS15 तो ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा बस ऐसे क्विकली ओवरव्यू करवा दिया, उसके क्वेश्चंस भी करवाए और सारी चीजें करवाई। ओके, सो यस सर, वी आर रेडी टू गो, गुड टू गो। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, जिसका नाम है लीजेस। लीजेस पे ये बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। लीजेस पे बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है असेट बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कैटेगरी में। क्योंकि लीज पे यहाँ पे क्या होता है, जनरली हम कोई एक असेट लीज पे लेते हैं। राइट, लीज पे लेना मतलब सिंपल भाषा में, लेमैन लैंग्वेज में, रेंट पे लेना। रेंट पे लेना मतलब लीज पे लेना, लीज पे लेना, रेंट पे लेना, इंटरचेंजेबली आप उसको यूज कर सकते हो। अब क्या है मेरे पास, मेरे पास पैसों की कमी है। IG सर के पास हमारे बहुत पैसा है, हमारे दीपिका मैम के पास बहुत पैसा है, तो ये लॉ की फैकल्टीज के पास बहुत बेशुमार पैसा होता है। अब क्या है, मेरे को सपोज ये जो मेरा लैपटॉप है, ये वाला जो लैपटॉप है, ये लैपटॉप अगर मेरे को खरीदना है, ठीक है, खरीदने के लिए मैंने पूछा कितने का है, तो दुकान वाला बोले 1 लाख रुपए का है। मैं बोला मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है, ठीक है, 1 लाख रुपए मेरे पास नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, वो दुकान वाले से डील करता हूं कि भैया तू क्या कर, मेरे को ये लीज पे दे दे, मैं तेरे को इसका पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करूंगा। बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है, जो बहुत बड़े बड़े बॉडी कॉर्पोरेट्स होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स होती है, उन लोग को ऐसे ही लैपटॉप्स बहुत सारे चाहिए होते हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए। तो वो लोग भी लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स के साथ टाई अप करते हैं कि हम आपसे क्या करेंगे, असेट्स को लीज पे लेंगे, हम आउटराइट परचेज नहीं करेंगे आपसे, हम ये लीज पे लेंगे, हम आपसे लीज पे लेंगे, धीरे धीरे आपको लीज रेंटल देते रहेंगे, ठीक है, लीज का रेंट इंस्टॉलमेंट पे करते रहेंगे, हर साल का रेंट आपको पे करते रहेंगे। 3 साल के लिए लेंगे, 3 साल के बाद आपको ये रिटर्न कर देंगे, फिर हम नए लैपटॉप्स आपसे लेंगे, तब के जो लेटेस्ट लैपटॉप्स रहेंगे उस प्रकार। एयरलाइन कंपनीज अपनी जो एयरलाइंस होती है, जो एयरक्राफ्ट होती है, जो प्लेन्स होती है जिसमें हम लोग उड़ते हैं, राइट, वो एयरलाइंस भी एयरलाइन कंपनी लीज वगैरह पे लेती है। तो लीज पे क्यों लेती है, क्योंकि एक एक एयरलाइन अगर यहां पे आउटराइट परचेज करने जाए तो उसके पीछे बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट हो जाए। उससे अच्छा आप क्या करो, अब एक एयरलाइन को आउटराइट परचेज करने की जगह आप 10 एयरलाइन लो, लीज पे लो, और हर साल जो उसका पेमेंट करते हो 10 एयरलाइन का एक एक इंस्टॉलमेंट भरो। टोटल मिला के हो सकता है एक एयरलाइन की कॉस्ट हो गई, बट वो एक एयरलाइन की कॉस्ट में आप एक साल में 10 एयरलाइन ऑपरेट कर रहे हो, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। राइट, तो यहां पे क्या चीज होता है, लीज में हम कोई एक असेट लीज पे लेते, उसके बदले में क्या करते, रेंट पे करते। अब ये लीज के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, इस AS में हमको 2 चीजें यहां पे पढ़नी है। हमारी लीज होती है बेसिकली 2 प्रकार की, एक होती है ऑपरेटिंग लीज, एक होती है फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज के केस में क्या है, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज के केस में पहले ऑपरेटिंग की अगर बात करूं, तो जो यहां पे लेसोर है और जो लेसी है, लेसोर कौन, जो असेट खरीद के रखा है, लेसी कौन, जो उसको लीज पे रेंट पे लेना चाहता है। तो
तो ऑपरेटिंग लीज के केस में लेसोर लेसी को केवल राइट टू यूज द असेट ट्रांसफर करता है। लेसोर क्या करता है, ओनली राइट टू यूज द असेट इज ट्रांसफर्ड बाय द लेसोर टू द लेसी। लेसोर बोलता है भाई लेसी सुन, मैं तेरे को केवल क्या दूंगा, राइट टू यूज द असेट और कुछ नहीं देने वालों। मतलब तू असेट यूज कर, उसके बदले में मेरे को रेंट देते जा, बस अपना इतना ही रिश्ता, इससे ज्यादा अपन और अपने रिश्ते की जो लिमिट से लिमिटेशंस को क्रॉस नहीं करेंगे। आई विल गिव यू द राइट टू यूज दिस असेट, असेट का ओनरशिप मेरा, तेरे को राइट टू यूज मिलेगा, उसके बदले में तू मेरे को क्या देते रहेगा, लीज रेंट देते रहेगा। ये हो जाता है हमारा ऑपरेटिंग लीज। बट अगर मैं फाइनेंस लीज की बात करूं तो फाइनेंस लीज में क्या होता है, फाइनेंस लीज में लेसोर लेसी को राइट टू यूज द असेट देता है, साथ ही साथ ये लोग रिश्ता इनका और गहराई में लेके जाते हैं। ये लेसोर लेसी को यहां पे क्या करता है, सब्सटैंशियली ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स रिलेटेड टू ओनरशिप ये भी ट्रांसफर करता है। मतलब क्या है, यहां पे लेसोर ने लेसी को जो असेट दिया है, लेसोर ने लेसी को जो असेट दिया, सपोज लेसोर ने एयरबस करके जो एयरलाइन मैन्युफैक्चरर है, इंडिगो गया एयरबस के पास कि भैया हमको आपसे 50 एयरलाइन खरीदनी है, 50 एयरलाइन नहीं 50 प्लेन खरीदने, एरोप्लेन 50 एयरप्लेन खरीदने, बट 50 एयरप्लेन के पैसे नहीं है, तो 50 एयरप्लेन को लीज पे लेते हैं। अब लीज पे लेते तो क्या चीज है, राइट टू यूज द असेट तो मिला कि भैया तुम क्या करो, ये 50 एयरप्लेन यूज करो, बट साथ ही साथ ये एयरप्लेन से रिलेटेड जो सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स है, सब्सटैंशियली ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड, वो भी इंडिगो के पास अगर दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं फाइनेंस लीज। सर सब्सटैंशियली ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप होता क्या है, मतलब यहां पे एयरबस और इंडिगो के बीच में एक डील होगा, जिसमें एयरबस बोलेगा इंडिगो भाई सुन, ये एरोप्लेन यूज करते करते 50 की 50 एरोप्लेन यूज करते करते कुछ भी डैमेज हुआ, उसको रिपेयर करने का खर्चा तेरा, मेरे पास दौड़ते हुए नहीं आ जाने का कि भाई मैंने तो खाली लीज पे लिया है, ओनरशिप तो एक्चुअल तेरी है, चल तू कर, लीगल ओनरशिप तो तेरे पास है, मैंने तो लीज पे लिया, चल तू रिपेयर करके दे। नहीं नहीं नहीं, इसको यूज भी तू कर, इसका रिपेयर का खर्चा भी तेरा, और ये एरोप्लेन यूज करके जितने रिवॉर्ड्स है वो भी तेरे, ये एरोप्लेन यूज करके जितने रिवॉर्ड्स है वो भी तेरे। तो यहां पे क्या हो गया, सब्सटैंशियली ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स इंसिडेंटल टू ओनरशिप आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लेसोर टू द लेसी, लेसोर से लेसी को ये सब्सटैंशियली ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स यहां पे ट्रांसफर हो जाते हैं। ये चीज सभी को क्लियर हुआ। यहां पे सर ऑपरेटिंग लीज के केस में क्या है, ऑपरेटिंग लीज के केस में मेरा एक घर है, मेरा एक घर है, मैंने वो यहां पे क्या किया, किसी को लीज पे दिया, ठीक है, लीज पे दिया, मैंने बोला बेटा केवल राइट टू यूज द असेट है, बाकी तू ओनर खुद को मत मानना कि तू ये असेट को यूज कर रहा है, और ये असेट मतलब मेरा घर यूज कर रहा है, और यहां पे तू क्या कर रहा है, यहां पे तू इसको और फर्दर किसी और को रेंट पे दे रहा है जिससे तेरी कमाई हो रही, नहीं 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 नहीं, ये सब करने का हक नहीं है, तू केवल यूज कर। तो वो क्या हो गया, ऑपरेटिंग लीज। यहां पे एयरबस और इंडिगो के बीच में क्या हुआ था, एयरबस और इंडिगो के बीच में यहां पे एयरबस ने इंडिगो को क्या बोला, भैया राइट टू यूज तो तेरे को दे रहा हूं, RTU राइट टू यूज ये तेरे पास, और ये असेट को यूज करने से रिलेटेड जितने रिस्क वो भी तेरे, एंड जितने रिवॉर्ड वो भी तेरे, जितने रिस्क जितने रिवॉर्ड वो भी तेरे। तो फिर ये हो जाएगा फाइनेंस लीज। सर तो ऑपरेटिंग लीज हो फाइनेंस लीज हो फर्क क्या पड़ता है, फर्क यह पड़ता है फाइनेंस लीज के केस में ये जो असेट है एरोप्लेन, ठीक है, ये जो एरोप्लेन करके असेट है, ये असेट हम इंडिगो की बुक्स में रिकॉर्ड करते, असेट जो है ना इंडिगो की बुक्स में रिकॉर्ड होगा। ऑपरेटिंग लीज के केस में जो असेट है वो लेसोर की बुक्स में, यहां पे इंडिगो कौन है, इंडिगो इज द लेसी, इंडिगो कौन है, लेसी। तो फाइनेंस लीज के केस में जो असेट लीज पे दिया गया है वो लेसी के बुक्स में रिकॉर्ड होता है, और ऑपरेटिंग लीज के केस में ये जो असेट है ये किसकी बुक्स में रिकॉर्ड होता है, ये असेट जो है वो लेसोर की बुक्स में रिकॉर्ड हो जाएगा। किसकी बुक्स में, लेसोर की बुक्स में रिकॉर्ड होगा ये असेट। सर फाइनेंस लीज की केस में वो लेसी के बुक में क्यों चले जाएगा, क्योंकि यहां पे हम लगाते हैं एक हमारा AS1 का कॉन्सेप्ट, AS1 में हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे सब्सटेंस ओवर फॉर्म का। यस सर, AS1 में एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे जो कहता था सब्सटेंस ओवर फॉर्म, जो बोलता था कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते वक्त यू शुड लुक एट द एक्चुअल सब्सटेंस रादर देन द लीगल फॉर्म। लीगल फॉर्म यहां पे क्या है, लीगली हु इज द ओनर, लीगली एयरबस इज द ओनर, एयरबस इज द लीगल ओनर। बट सर इन एक्चुअल सब्सटेंस अगर मैं देखूं, एक्चुअल सब्सटेंस के रियलिटी के हिसाब से देखूं, एक्चुअल सब्सटेंस काट के यहां पे लिखता हूं रियलिटी, रियलिटी में अगर मैं देखूं ओनर कौन होता है, सर अगर ये पेन इससे रिलेटेड सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड मेरे पास है तो मैं इसका ओनर,
सर ये माइक्रोफोन, इससे रिलेटेड सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड मेरे पास है, आई एम द ओनर। ये बॉटल, इससे रिलेटेड रिस्क एंड रिवॉर्ड मेरे पास है, आई एम द ओनर। ये लैपटॉप से रिलेटेड रिस्क एंड रिवॉर्ड मेरे पास है, आई एम द ओनर। यहां पे सर क्या है, ये जो एयरप्लेन है इससे रिलेटेड रिस्क एंड रिवॉर्ड किसके पास है सर, ये है इंडिगो के पास, ये है इंडिगो के पास। तो यहां पे ओनर कौन बन जाएगा सर, रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप जिसके पास है, ही इज द एक्चुअल ओनर। तो इसलिए इंडिगो की बुक्स में हम इसको असेट मानेंगे, इंडिगो की बुक्स में असेट मानेंगे। ये चीज सभी को क्लियर। यहां पे सर एयरबस की बुक्स में क्या ये असेट रिकॉर्ड होगा, नो। इंडिगो की बुक्स में असेट ये मानेंगे, हाँ इंडिगो की बुक्स में इसको असेट मानेंगे। फाइनेंस लीज के केस में ऐसी अकाउंटिंग होती है कि इंडिगो की बुक्स में इसको असेट मानते हैं। इंडिगो मतलब कौन, लेसी। और ये कॉन्सेप्ट कहां पे हमने पढ़ा है, ये कॉन्सेप्ट हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में आता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में आपने पढ़ा होगा कंसिडरेशंस व्हाइल सिलेक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसी। 4 कंसिडरेशंस आती है, ट्रू एंड फेयर व्यू, सब्सटेंस ओवर फॉर्म और प्रूडेंस और मटीरियलिटी, ऐसी 4 चीज, जिसमें से ट्रू एंड फेयर व्यू प्राइमरी कंसिडरेशन है, बाकी 3 अदर कंसिडरेशंस में आता है, प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मटीरियलिटी। उसमें जो सब्सटेंस ओवर फॉर्म था वो यही कहता था किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आपने अकाउंटिंग पॉलिसी जो चूज करना है उसमें यह देखना कि ट्रांजैक्शन उसके एक्चुअल सब्सटेंस पे रिकॉर्ड हो और लीगल फॉर्म के बेसिस पे नहीं। यहां पे भी हम यही देखते हैं फाइनेंस लीज के केस में कि ट्रांजैक्शन उसके लीगल फॉर्म के बेसिस पे रिकॉर्ड ना हो। लीगली तो उसका ओनर एयरबस ही है, पर फिर भी एयरबस के बुक्स में वो एयरप्लेन रिकॉर्ड नहीं होगा। रियलिटी में एक्चुअल सब्सटेंस में उसका ओनर कौन है, इंडिगो, क्योंकि इंडिगो के पास क्या है, सब्सटैंशियली ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, तो वो असेट इंडिगो की बुक्स में रिकॉर्ड होगा। ये चीज सभी को क्लियर, एवरीबडी क्लियर विथ व्हाट आई जस्ट एक्सप्लेन्ड ओवर हियर, सभी के दिमाग में, यस सभी के दिमाग में गई ये बात, एवरीबडी एब्सोल्युटली क्लियर, यस यस यस। तो फाइनेंस लीज के केस में क्या हो रहा है, फाइनेंस लीज के केस में राइट टू यूज भी जा रहा है किसको, लेसी को। तो लेसी के पास यहां पे 2 चीज आ रही, पहला राइट टू यूज आ रहा, दूसरा सब्सटैंशियली ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। अब सर यहां पे सब्सटैंशियली ये शब्द क्यों लिखा है, ये हटा के ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स लिख देते तो क्या जाता बेटा, अगर ऑल 100% रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए लेसी को, तो बेटा ये लीज का ट्रांजैक्शन नहीं, ये तो आउटराइट सेल का ट्रांजैक्शन हो गया, ये लीज का ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। दिस विल बी कंसिडर्ड अ ट्रांजैक्शन ऑफ आउटराइट सेल, दिस वोंट बी कंसिडर्ड अ ट्रांजैक्शन ऑफ लीज देन। अगर 100% रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, मैंने ये माइक्रोफोन के 100% रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आपको दे दिए, अरे तो आप आउटराइट ओनर बन गए, लीगल ओनर, एक्चुअल ओनर सब आप हो, ये सेल का ट्रांजैक्शन हुआ, लीज का ट्रांजैक्शन नहीं। तो लीज के ट्रांजैक्शन में बोलते हैं सब्सटैंशियली ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स इन्सिडेंटल टू ओनरशिप, इफ दे आर ट्रांसफर्ड टू द लेसी देन इट इज अ फाइनेंस लीज, देन इट इज अ फाइनेंस लीज। ये चीज क्लियर, ओके यस। अब सर हमें कैसे समझेगा कि कोई लीज ऑपरेटिंग लीज है या कोई लीज फाइनेंस लीज है, कौन सी लीज ऑपरेटिंग कौन सी लीज फाइनेंस, वो हमें कैसे समझेगा। आपको उसके लिए आप जब ऑडिट वगैरह करोगे तो कंपनी का अगर कोई भी लीज अग्रीमेंट हुआ है तो लीज अग्रीमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, लीज अग्रीमेंट में क्या क्या चीजें लिखी है। अगर लीज अग्रीमेंट में इनमें से कोई भी चीज आपको होते हुए दिख रही है तो दीज आर द इंडिकेटर्स दैट द लीज इज अ फाइनेंस लीज। सर क्या सारी की सारी चीज लिखी होनी चाहिए हमारे अग्रीमेंट में, ना ना ना, सारी की सारी चीज लिखी होना जरूरी नहीं है। इसमें से 1 चीज, 2 चीज, 3 चीज, कुछ भी लिखा हो सकता है। ऑल ऑफ दीज आर एन इंडिकेटर ऑफ व्हाट, फाइनेंस लीज की। अगर ये इसमें से कोई पॉइंट लिखे तो वो फाइनेंस लीज की तरफ इंडिकेट कर रहा है। अब इसमें पहले कुछ सिंपल सिंपल पॉइंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग आएंगे काय पे, पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 में क्या कहते हैं, लीज टर्म इज फॉर the major part of economic life of the asset, major part of economic life of the asset। हमारा जो लीज टर्म है, आपके और मेरे बीच में एक लीज हुआ, इंडिगो और एयरबस का ही एग्जांपल लेते हैं। एयरबस ने वो जो एरोप्लेन बनाया, उस एरोप्लेन की लाइफ कितनी थी, 15 साल। इन लोग का जो यहाँ पे लीज हुआ है ना, 12 साल का हुआ है, 12 साल 13 साल का लीज अग्रीमेंट हुआ है। तो ये जो लीज अग्रीमेंट है, दिस अग्रीमेंट इज फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ कितना था, 15 ईयर्स। इकोनॉमिक लाइफ क्या होता है सर, ये जो असेट है उससे हम इकोनॉमिक रिटर्न्स कब तक जनरेट कर सकते हैं, इससे हम बेनिफिट्स कब तक डिराइव कर सकते हैं, ये यूजफुल कब तक है। तो इकोनॉमिक लाइफ अगर इसका 15 ईयर्स है और 15 ईयर्स में से हमारा लीज टर्म 12-13 साल का है, तो मैं बोल सकता हूं इट इज फॉर द मेजर पार्ट। तो सर दिस इज एन इंडिकेटर ऑफ व्हाट, दिस इज एन इंडिकेटर ऑफ फाइनेंस लीज। सर समझो 10 साल का इकोनॉमिक लाइफ, हमारा 5 साल का लीज टर्म या 5.5 ईयर्स का लीज टर्म, तो सर क्या मेजर पार्ट बोलूंगा क्या। बेटा इन्होंने ऐसा नहीं बोला 50% से ज्यादा तो मेजर पार्ट, ना ना ना। अगर बेटा मेरे पास 51%, मैंने क्या किया, 5 ईयर्स
एंड 1 डे, इतने का अग्रीमेंट किया, 5 years एंड 1 day। अब मैं क्या बोलूंगा भैया, 10 ईयर की उसकी लाइफ, 5 years एंड 1 day मेरे पास था, मतलब अब 50% से ज्यादा मेरे पास था, तो क्या ये फाइनेंस लीज हो जाएगी? नो। अरे बेटा 5 years एंड 1 day अगर मेरे पास था तो 4 years एंड 364 days किसी और को भी ये लीज पे जाएगा। मैं जितना बेनिफिट डिराइव किया वो भी लगभग उतना ही बेनिफिट डिराइव कर लेगा। सर नहीं, पर आपने तो नया वाला असेट यूज किया। अरे ठीक है भाई, मैंने 65% बेनिफिट डिराइव किया होगा, वो 35% तो करेगा। तो ऐसा नहीं होता कि केवल 50% से ज्यादा हो गया तो मेजर पार्ट। मेजर पार्ट का मतलब यहां पे क्या होता है? मेजर पार्ट का मतलब यहां पे होता है कि इट इज लाइक व्हाट। मेजर पार्ट का मतलब यहां पे सिंपल भाषा में होता है कि मैक्सिमम उसके बेनिफिट्स आपको होने चाहिए एलआईसी को, मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट्स मेरे को होने चाहिए, राइट? ये डिफाइंड नहीं है मेजर पार्ट कितना होता है। जैसे एएस 16 अभी पढ़े, उसमें सब्सटैंशियल पीरियड डिफाइंड नहीं था, बट यहां पे आपको केस टू केस बेसिस पे देखना है कि सर जो लीज का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्या जो इकोनॉमिक लाइफ है असेट की, उसमें से मेजर बेनिफिट्स मेरे को आ रहे हैं, मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ में यूज कर रहा हूं, हाँ, तो फिर वो क्या हो जाएगा? वो यहां पे हो जाएगा मेरा फाइनेंस लीज। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 पे आइए। पॉइंट नंबर 4 में क्या कहते हैं? पॉइंट नंबर 4 में यहां पे कहते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द फेयर वैल्यू एट द इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब पहले समझो, इंसेप्शन मतलब शुरुआत, इंसेप्शन मतलब शुरुआत, शुरुआत का की जब से आपका लीज अग्रीमेंट चालू हुआ। लीज अग्रीमेंट जब चालू हुआ तब फेयर वैल्यू कितनी थी ये असेट की देख लो। आपने जो एरोप्लेन यहां पे लीज पे लिया है, लीज अग्रीमेंट जिस दिन शुरुआत हुई उस दिन ये एरोप्लेन की फेयर वैल्यू कितनी थी? तो आपको लगता है इसकी फेयर वैल्यू थी 200 करोड़, या सर 200 कम लग रहा है, 350 करोड़ एक एरोप्लेन की फेयर वैल्यू लग रही थी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी मतलब समझ लो लीज रेंट, इसको अभी के लिए सिंप्लिसिटी के लिए समझ लो लीज रेंट। जो मैं लीज रेंट इसमें पे कर रहा हूं, मैं मतलब इंडिगो, मैं जो ये असेट का लीज रेंट पे कर रहा हूं, लीज रेंट जो मैं पे कर रहा हूं, इफ दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू एट द इंसेप्शन, इंसेप्शन पे फेयर वैल्यू था 350 करोड़, मैं सर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो लीज रेंट पे कर रहा हूं, लीज रेंट इज हाउ मच? 325 करोड़। तो सर आप 350 में से 325 करोड़ तो आप ही पे कर रहे हैं, ठीक है? 350 करोड़ में से 325 करोड़ तो आप पे कर रहे हो, आउट ऑफ 350 करोड़ 325 करोड़ धीरे धीरे करके आप पे कर रहे हो। तो सर लगभग ये क्या हो गया? आज अगर मेरे को पेन खरीदनी है 10,000 रुपए की और 10,000 मैं पे करता हूं तो पेन मेरी हो गई। अब मैं अगर इसको लीज पे लिया 10 साल की, 10 साल नहीं, इसकी लाइफ 5 साल में, 4 साल में 9,000 रुपए पे कर रहा हूं, मतलब सर इसकी जितनी फेयर वैल्यू थी लगभग आपने उतना तो पे कर ही दिया ना, इसके लिए उतना तो पे कर ही दिया। मतलब सर वापस ये क्या हो जाएगा? वापस ये फाइनेंस लीज माना जाएगा, क्योंकि जितनी इतनी इसकी फेयर वैल्यू है उतना आप लगभग पे कर रहे हो, अप्रोक्सीमेटली उतना आपने पे कर दिया। तो यहां पे क्या बोलते हैं? एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज, लीज जब स्टार्ट हुई तब की फेयर वैल्यू कितनी, लीज जब स्टार्ट हुई उस समय की फेयर वैल्यू कितनी, वो जो स्टार्ट होने पे फेयर वैल्यू थी। अगर आप लीज का जो रेंट पे कर रहे हो, आप जो लीज का रेंट पे कर रहे हो उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फेयर वैल्यू हो जाती है, देन इट इज अ फाइनेंस लीज। अब सर यहां पे देखो क्या बात है, मैं जो लीज का रेंट यहां पे कर रहा हूं, ओके, मैं जो यहां पे लीज का रेंट पे कर रहा हूं, लीज रेंट, सर मैं तो ईयर 1 में भी पे कर रहा हूं, ईयर 2 में भी पे कर रहा हूं, ईयर 3 में भी पे कर रहा हूं, ईयर 4 में भी पे कर रहा हूं, ठीक है? ऐसे 4 साल में, 4 साल में मिला के एक्स 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 जो भी है ये इक्वल अमाउंट पे कर रहा हूं। ये सबका इन्होंने बोले ये सबका प्रेजेंट वैल्यू आपने लेना है। इन सबका जो प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू मतलब कब का हो गया सर? प्रेजेंट वैल्यू मतलब हो गया ये ईयर 0 की वैल्यू, ये सबका आप क्या निकालोगे? इन सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, ठीक है? दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू। ये जो प्रेजेंट वैल्यू है दिस शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू एट द इंसेप्शन मतलब जिस दिन लीज अग्रीमेंट आपका चालू हुआ, ठीक है? तो आप जो ये लीज रेंट पे कर रहे हो, ये पूरे लीज रेंट की जो आज की प्रेजेंट वैल्यू होगी, दैट प्रेजेंट वैल्यू शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल, 100% इक्वल नहीं बोला कि 350 अगर है तो 350 का लीज रेंट का प्रेजेंट वैल्यू आना चाहिए, नो 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 नो, इन्होंने बोला है अप्रोक्सीमेटली इक्वल। ये 350 है तो ये 325 हो गया सर, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, फाइनेंस लीज माना जाएगा। और यहां पे जो मैं लीज रेंट बोल रहा हूं ना, उसकी जगह टेक्निकली एक टर्म बोलते हैं
मिनिमम लीज पेमेंट, वो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा मिनिमम लीज पेमेंट क्या होता है। तो ये लोग बोलते हैं मिनिमम लीज पेमेंट ईयर 1 2 3 4 मिला के ये हो गई मिनिमम लीज पेमेंट। ये जो मिनिमम लीज पेमेंट है उसका आप प्रेजेंट वैल्यू निकालो, दैट शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फेयर वैल्यू। इफ दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फेयर वैल्यू देन इट इज अ फाइनेंस लीज अगेन। देन ये क्या हो जाएगा, अगेन इट विल बी कंसिडर्ड अ फाइनेंस लीज। चलो ये एक और इंडिकेटर हो गया। तो एक इन्होंने क्या बोला, मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, दूसरा यहां पे क्या बोला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द फेयर वैल्यू एट द इंसेप्शन। ये दोनों पॉइंट पे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी ज्यादातर आते हैं, इसलिए मैंने ये दोनों पॉइंट सबसे पहले करवाया और हम भी आगे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। अगली चीज यहां पे बोलते हैं कि सर अब देखो क्या है, पॉइंट नंबर 1 पे आएंगे। पॉइंट नंबर 1 पे, पॉइंट नंबर 1 में बोले लेसोर जो है ट्रांसफर्स द ओनरशिप टू द लेसी एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। अब यहां पे क्या है, इंडिगो और हमारा कौन, हमारा एयरबस, एयरबस करके जो कंपनी है, एयरबस और इंडिगो, इन दोनों के बीच में डील हुआ। एयरबस और इंडिगो के बीच में क्या हुआ कि सर वो 15 साल की लाइफ थी एक एरोप्लेन की, इनका लीज अग्रीमेंट बोलता है कि अपना 11 साल का 11 ईयर्स का अग्रीमेंट रहेगा। अब ये जो एक एरोप्लेन इसको देता है, एक एरोप्लेन, उसका कॉस्ट कितना है, कॉस्ट बोलो, उसका फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू इसका है से फॉर एग्जांपल 350 करोड़। अब ये क्या कर रहा है, ये जो 350 करोड़ है वो इसने इंडिगो से पूरा का पूरा रिकवर करना है। ये 350 करोड़ इंडिगो से इन द फॉर्म ऑफ लीज रेंट ये रिकवर करते जाएगा। हाँ सर, इंडिगो से इन द फॉर्म ऑफ लीज रेंट ये रिकवर करते जाएगा। इसने ये जो लीज रेंट्स यहां पे डिजाइन की है, ये जो लीज रेंट के तौर पे 11 साल में डिजाइन की है, वो ऐसी लीज रेंट्स डिजाइन की है कि इसकी टोटल वैल्यू से फॉर एग्जांपल आ जाती है 370 या 425 करोड़। मैं प्रेजेंट वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, बट आज देखो अगर मैं आपको 1 लाख रुपए का असेट दे रहा हूं, आप उसका पेमेंट 4 साल में कर रहे हो, तो क्या मैं 1 लाख रुपए आपसे लूंगा कि ज्यादा लूंगा? सर 1 लाख रुपए प्लस इंटरेस्ट वगैरह आप सब लोगे हमसे। तो ये देखो क्या है, 350 का असेट था ईयर 0 में, 350 का कब था, ईयर 0, बट आप इसका पेमेंट कब कर रहे हो, धीरे 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 करके 11 साल में। तो 11 साल में मैं 350 की जगह आपसे कितना ले रहा हूं, मैं आपसे जो ये लीज रेंट की रिकवरी कर रहा हूं वो 425 करोड़ की है, 425 करोड़। मतलब मैंने 350 तो लिया ही लिया आपसे, ऊपर से जो इतने सालों का इंटरेस्ट था वो भी आपसे लिया। अब ये सब लेने के बाद मैं बोलता हूं एक काम करो, 11 साल जब होंगे ना, इंडिगो ये जो असेट है, ये असेट के ओनर ऑटोमेटिकली तुम बन जाओगे। असेट की ओनरशिप तुम्हारे पास आ जाएगी, किसके पास, इंडिगो के पास। कब, जब लीज टर्म हमारा एंड होगा। लीज टर्म एंड होने पे मतलब 11 साल एंड होने पे तुम ऑटोमेटिकली ओनर बन जाओगे। 11 साल तक जब तक लीज चल रहा है तब तक तुम ओनर नहीं हो, तब तक ओनर है एयरबस, तब तक आप हमको लीज रेंट पे करते रहोगे। कितने का, टोटल सब मिला लो तो 425 का। सर 425 वो पागल है क्या पे करेगा? अरे बेटा 350 का तो असेट है, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट भी तो जोड़ के पे करना पड़ेगा। हाँ, इस पे इंटरेस्ट भी जोड़ा तो ये क्या हो गया, 425 का हो गया। यस सर, ये 425 का हो गया, ठीक है सर। अब यहां पे देखो क्या है, अब यहां पे देखो क्या है, यहां पे सर ये एयरबस बोलता है कि भाई मेरे को तो ये असेट से जितनी कमाई करनी थी कर लिया मैंने, हो गया मेरा काम तो हो गया, डन 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 डन। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे जैसे ही लीज टर्म खत्म होगा मैं ओनरशिप ट्रांसफर कर दूंगा, किसको, इंडिगो को। तो अब देखो क्या है सर, इंडिगो के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, इंडिगो के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले 11 ईयर्स इसके पास क्या थे, सब्सटैंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड, और 12वें से 15 साल तक इसके पास ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड थे। तो सर यहां पे इंडिगो के पास पहले 11 साल के लिए भी रिस्क एंड रिवॉर्ड्स थे और 12वें से 15 साल के लिए भी रिस्क एंड रिवॉर्ड्स थे। तो सर ये असेट के पूरे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स किसके पास है, इंडिगो के पास। तो ऐसी लीज को हम क्या मानेंगे, ये सर यहां पे ये जो लीज हुई ना, ये पहले 11 साल की लीज, इसको हम फाइनेंस लीज मानेंगे। ये जो 11 साल की लीज हुई उसको हम क्या मानेंगे, फाइनेंस लीज। सर 11 साल की लीज को फाइनेंस लीज मानेंगे, क्यों, क्योंकि 11 साल में क्या हो रहा है सर, 11 साल में एयरबस इंडिगो को जो असेट यूज करने दे रहा है उसके बदले में जो लीज रेंट ले रहा है वो सफिशिएंटली लीज रेंट ले रहा है। उसको लग रहा कि मेरा रिकवरी अच्छा खासा हो गया, 11 साल के अंत में ओनरशिप दे दे रहा है खुशी खुशी। 11 साल के बाद ओनरशिप भी तेरी, 12वें 13वें 14वें 15वें साल तू इसको यूज कर, जैसे यूज करना है, जो करना है कर। तो अब ये देखो यहां पे क्या होगा, ये जो यहां पे कैरेक्टरिस्टिक लीज का बन जाएगा, दैट विल बी ऑफ अ फाइनेंस लीज, दैट विल बी ऑफ अ फाइनेंस लीज, क्योंकि इस लीज के तहत
सब्सटैंशियली ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड किसके पास जा रहे हैं? लेसी के पास जा रहे हैं। ये चीज सभी को क्लियर? एवरीबडी क्लियर? एवरीबडी क्लियर? तो यहां पे इन्होंने क्या बोला, लेसोर अगर ट्रांसफर कर देता है, लेसोर ट्रांसफर्स द ओनरशिप टू द लेसी एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। इसमें सर आपने अभी समझाने की कोशिश किया कि बच्चे मेरे को डाउट पूछते कि सर कोई पागल है क्या जो एट द एंड ऑफ लीज टर्म ऐसे ही ओनरशिप दे देगा? अरे बेटा पागल नहीं होते लोग, बट क्या है, इसका 350 का असेट था, इसने 11 साल में 425 करोड़ वसूल कर लिया, जितना करना था कर लिया, इसलिए उसने ओनरशिप दे दी, इसलिए उसने ओनरशिप दे दी। तो यहां पे क्या है, हम बोलेंगे पहले 11 साल के भी रिस्क एंड रिवॉर्ड्स इंडिगो के पास, उसके बाद 12, 13, 14, 15 के भी रिस्क एंड रिवॉर्ड्स इंडिगो के पास। तो इंडिगो के पास पूरे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स है। तो जो 11 साल का लीज था वो भी क्या हो जाएगा? फाइनेंस लीज मानेंगे। वो भी क्या मानेंगे? फाइनेंस लीज मानेंगे। ये चीज क्लियर? ओके डन। तो सर ये मेरा एक और इंडिकेटर हो गया, 3 इंडिकेटर हमने पढ़े। चौथा वाला अब जो पढ़ा रहा हूं वो है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 लिखा कड़क शब्दों में है, सिंपल उसका मीनिंग है, सभी लोग ध्यान से सुनना। यहां पे बोलते हैं लेसोर है, गिव्स द लेसी, लेसोर लेसी को क्या देता है? राइट टू परचेज। लेसोर ने लेसी को बोला बेटा मैं तेरे को क्या दे रहा हूं? राइट टू परचेज। क्या चीज? द असेट। कब? एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, at a price which is substantially lower than the fair market value, at a price which is substantially lower than the fair market value, such that at the inception of the lease it becomes reasonably certain that the lessee will exercise the option. It becomes reasonably certain that the lessee will exercise the option. अगर ये होता है तो फाइनेंस लीज। चलो सर ठीक है, ये होता है तो फाइनेंस लीज, बट यहां पे हो क्या रहा है वो तो बताओ। ये होता है तो फाइनेंस लीज, बट हो क्या रहा है? अब देखो वापस यही एग्जांपल, इसी चीज का हम यहां पे लेके चलते। किसका? एयरबस एंड इंडिगो। एयरबस एंड इंडिगो के बीच में यहां पे क्या हुआ? एक यहां पे अग्रीमेंट हुआ, लीज अग्रीमेंट दोनों के बीच में। ये जो लीज अग्रीमेंट है कितने साल का है? 11 ईयर्स का है। ओके ये कब हो रहा है सर लीज अग्रीमेंट? दिस इज हैपनिंग इन ईयर 0। ये 11 ईयर्स का अग्रीमेंट ईयर 0 में। अग्रीमेंट में क्या क्या चीजें लिखी है? अग्रीमेंट में लिखा है 11 ईयर्स। लीज रेंटल कितना रहेगा? लीज रेंटल सब मिला लो तो 425 करोड़ वगैरह का रहेगा। हाँ 425 करोड़ का रहेगा। और साथ ही साथ इसमें एक और चीज बोली है, लीज अग्रीमेंट में एक और चीज बोली है, ऑप्शन टू परचेज। एयरबस यहां पे ऑप्शन टू परचेज दे रहा है। कब दे रहा है सर? जिस दिन लीज अग्रीमेंट बना उसी में लिखा हुआ है, लीज अग्रीमेंट बना उसी में लिखा हुआ है कि इंडिगो तेरे पास एक ऑप्शन टू परचेज है। बोले देख जनरली जो फ्लाइट, जो ये एरोप्लेन होती है, ये जो प्लेन्स फ्लाइट्स होती है, 10-11 साल यूज की हुई अगर रहती है, जो प्लेन की अपन बात कर रहे हैं, जो तू अपने लीज अग्रीमेंट में तू रेंटल पे ले रहा है, वैसी फ्लाइट 10-11 साल यूज होने के बाद उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पता है कितनी होती है? फेयर मार्केट वैल्यू होती है 50 करोड़ आफ्टर 10-11 ईयर्स ऑफ यूजेज। आई विल गिव यू द ऑप्शन टू परचेज, पीपी मतलब परचेज प्राइस, प्रणव पोपट नहीं, परचेज प्राइस एट 10 करोड़ ओनली। 10 करोड़ ओनली। मतलब सर देखो यहां पे क्या है, ये कब परचेज का ऑप्शन कब है? ईयर 11 में। ईयर 11 में ये हो सकता है एट द एंड ऑफ लीज टर्म। तो यहां पे देखो क्या है, यहां पे देखो क्या है, ऊपर वाले पॉइंट से रिलेट करना, ऊपर वाले पॉइंट से। लेसर गिव्स द लेसी राइट टू परचेज द असेट। यहां पे लेसोर ने लेसी को ऑप्शन टू परचेज मतलब राइट टू परचेज दिया है। राइट बोलो ऑप्शन बोलो बात एक ही है, बट ऊपर राइट लिखा है तो मैं नीचे भी उसको राइट कर देता हूं। लेसोर लेसी को राइट टू परचेज द असेट दे रहा है। ठीक है, हाँ सर ये दे रहा है। एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, एट द एंड ऑफ द लीज टर्म दे रहा है। हाँ सर ईयर 11 में जब ये एंड होगा लीज टर्म तब दे रहा है। और फिर क्या बोला है? एट अ प्राइस which is substantially lower than the fair market value। ईयर 11 की हमने फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट की, वो आ रही थी 50 करोड़, क्योंकि मार्केट में होती है बहुत सारी फ्लाइट्स जो 10 साल चली हुई होती है, उसकी वैल्यू देखेंगे कि जो 10 साल चली हुई फ्लाइट है उसकी वैल्यू कितनी, जो 11 साल चली हुई फ्लाइट है उसकी वैल्यू कितनी। तो हमने देखा 10-11 साल चली हुई फ्लाइट की वैल्यू 50 करोड़, हमने उसको खरीदने का ऑप्शन दिया है 10 करोड़ पे। ओके सर वेरी अट्रैक्टिव ऑप्शन, यस। तो ये लोग भी वही बोल रहे हैं कि एट अ प्राइस विच इज सब्सटैंशियली लोअर देन द फेयर मार्केट वैल्यू।
और आपने इतना बढ़िया उसको ऑफर दिया है सच दैट एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज, मतलब ईयर जीरो में ही इट बिकम्स रीजनेबली सर्टन दैट द लेसी विल एक्सरसाइज, इट बिकम्स रीजनेबली सर्टन कि इंडिगो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा ही करेगा, क्योंकि ईयर 10 में उसको जो असेट मार्केट में 50 करोड़ का मिलेगा वो यहां पे उसको ईयर 10 ईयर 11 में 10 करोड़ में मिल जाएगा। तो यहां पे बोले ये भी क्या हो गया, इंडिकेटर ऑफ फाइनेंस लीज। सर पर ये पागल है क्या एयरबस, एयरबस ऐसा क्यों करेगा सर, एयरबस पागल है क्या? जो उसको 50 करोड़ मिल सकता है तो 10 करोड़ में क्यों उसको देने के लिए वो तैयार होगा? बेटा देखो, एयरबस एयरबस के लिए ये असेट कितने का था, 350 करोड़। एयरबस के लिए ये असेट था 350 करोड़ का, वो ऑलरेडी कितना रिकवर कर चुके, 425 करोड़ 11 साल में। और उसके ऊपर ये भी अगर ऑप्शन एक्सरसाइज किया किसने, इंडिगो ने, तो और 10 करोड़ तो मिल ही रहा है ना उनको आगे जाके। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नुकसान नहीं हो रहा, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नुकसान नहीं हो रहा। पर सर किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई और लेसर रहेगा जिसको नुकसान होगा। अरे तो बेटा वो ऐसा ऑप्शन ही क्यों देगा जिसमें उसको नुकसान होगा? ये ऑप्शन वो तभी देगा जब उसके लिए प्रॉफिटेबल होगा, वो ऑप्शन तभी देगा। सर तो आप ऐसा बोल रहे हो कि चाहे तो देगा, अरे ऑब्वियसली ऐसा कंपलसरी थोड़ी है। हम यहां पे पढ़ रहे हैं कि इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं, मतलब अग्रीमेंट कैसे कैसे प्रकार के बन सकते हैं, अग्रीमेंट में क्या क्या चीजें लिखी जा सकती है। ऐसा थोड़ी बोला ये होना ही चाहिए, ये होना ही चाहिए, वैसी बात थोड़ी है। ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो यहां पे क्या बोला, लेसोर लेसी को ऑप्शन दे रहा है असेट परचेज करने का एट द एंड ऑफ द लीज टर्म at a price which is substantially lower than the fair market value। फेयर मार्केट वैल्यू कब की, ईयर 11 की, ईयर 11 जब लीज टर्म एंड होगा तब की फेयर मार्केट वैल्यू से हम जो प्राइस ऑफर कर रहे हैं वो बहुत लोअर है। और ये इतनी लो प्राइस हमने ऑफर की कि जब हमारा लीज टर्म स्टार्ट हुआ ना, इंसेप्शन ऑफ द लीज टर्म ईयर 0, हमको तभी ऐसा लग रहा है इट इज रीजनेबली सर्टन दैट लेसी विल एक्सरसाइज द ऑप्शन। हम तभी से बोल सकते हैं अरे लेसी ये ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा ही करेगा। कब, ईयर 0 में, ईयर 11 में नहीं, ईयर 0 में। सर ईयर 0 में क्यों, ईयर 11 तक रुक जाओ ना तब डिटरमाइन करेंगे। अरे बेटा अकाउंटिंग तो आपने ईयर 0 से ईयर 1 से करनी है ना, आप ईयर 11 तक क्या अकाउंटिंग नहीं करोगे क्या? अकाउंटिंग करने के लिए आपको ये तो पता होना चाहिए फाइनेंस लीज है कि ऑपरेटिंग लीज है, उसके बेसिस पे अकाउंटिंग होगी। तो आपको सबसे पहले ये डिटरमाइन कब करना है, ईयर 0 में ही डिटरमाइन करना है। ईयर 0 में क्या है, लेसोर ने लेसी को ऑप्शन दिया कि तू असेट परचेज करना एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। प्राइस एक ऐसा ऑफर किया जो लीज टर्म के एंड की मार्केट वैल्यू से बहुत कम है, और ये इतना कम प्राइस कोट किया कि आज ईयर 0 में इट इज रीजनेबली सर्टन दैट द लेसी विल एक्सरसाइज दिस ऑप्शन इन ईयर 11। ओके, यस, ये चीज सभी को क्लियर, ये चीज सभी को क्लियर, 100% क्लियर, गया दिमाग में सबके? ठीक है, ये चीज सभी के दिमाग में गई, बात सभी के दिमाग में गई। ये एक और इंडिकेटर होता है, दिस इज अनदर इंडिकेटर। ठीक है, तो 4 इंडिकेटर पड़े, 5वां इंडिकेटर अब क्या कहता है, इंडिकेटर नंबर 5। अब यहां पे इंडिगो आता है एयरबस के पास, इंडिगो एयरबस को बोलता है एयरबस भाई, एयरबस भाई सुन, मेरे लिए एक स्पेशल फ्लाइट बनाना। स्पेशल फ्लाइट ऐसी बनाना कि जनरली फ्लाइट में क्या होता है, कोई अगर इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती है जो एकदम बढ़िया लग्जरी फ्लाइट्स होती है, तो उसमें फ्लाइट्स में ऐसे 2 लेवल होते हैं, नीचे वाला इकोनॉमी लेवल, ऊपर वाला बिजनेस क्लास वगैरह, वैसा वैसा। मेरे को बोले 5 लेवल वाली फ्लाइट चाहिए। एयरबस बोले मैं पागल हो गया क्या, क्या घर बना रहा कि एयरप्लेन बनाना है तेरे को? बोले यार मेरे को 5 माले वाली चाहिए। तो हमने बनाया इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड नेचर का बनाया, स्पेशलाइज्ड नेचर का असेट। एयरबस ने इंडिगो के लिए स्पेशलाइज्ड नेचर, एयरबस बोले भाई मार्केट में कोई ये यूज नहीं करता, बोले इंडिगो बोले मेरे को चाहिए, मैं करूंगा। तो इन्होंने क्या किया, स्पेशलाइज्ड नेचर का एसेट बनाया जो केवल लेसी यूज कर सके, लेसी को छोड़ के कोई और यूज ना कर सके। अगर एसेट स्पेशलाइज्ड नेचर का है जो केवल लेसी यूज कर सकता है, तो फिर क्या होगा सर, इसके रिस्क एंड रिवॉर्ड्स केवल लेसी डिराइव कर सकता है, लेसी को छोड़ के और कोई डिराइव नहीं कर सकता, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगी, फाइनेंस लीज। सर समझो ये एसेट 15 साल की लाइफ थी, इंडिगो ने 7 साल में छोड़ दिया, बोले लीज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कैंसिल कैंसिल। वो 3 बार उसने क्या कर दिया, ऐसे ऐसे उंगली रखा, बोले कट कट कट, ऐसा कर दिया कैंसिल, लीज अग्रीमेंट कैंसिल।
ठीक है सर, ऐसा थोड़ी होता। अरे पर समझ लो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो कैंसिल कैसे हुआ। समझ लो अगर 7 साल बाद इंडिगो बोलता है मेरे को यूज नहीं करना है, इंडिगो को छोड़ के सर अब किसी और को यूज करना है, और किसी और के लिए ये यूजेबल बनाने के लिए इसमें मेजर मॉडिफिकेशंस लगेंगे। ठीक है, तो इन्होंने यहां पे क्या बोला है कि इफ द असेट इज ऑफ सच स्पेशलाइज नेचर दैट ओनली द लेसी कैन यूज इट, केवल लेसी यूज कर सकता है, और अगर किसी और को यूज करना है तो उसमें मेजर मॉडिफिकेशंस करना पड़ेगा। व्हाट विल वी हैव टू डू? वी विल हैव टू डू मेजर मॉडिफिकेशंस, वी विल हैव टू डू मेजर मॉडिफिकेशंस। तो यहां पे बोलते हैं द असेट इज ऑफ सच स्पेशलाइज्ड नेचर दैट ओनली द लेसी कैन यूज इट विदाउट मेजर मॉडिफिकेशंस बीइंग मेड। तो अगर इसमें मेजर मॉडिफिकेशंस नहीं किए तो दूसरे कोई यूज ही नहीं कर सकते। बाकी लोग बोलेंगे हमको ये 5 माले का 5 तल्ले का नहीं चाहिए बोले एयरक्राफ्ट, हमारे लिए वो 2 तल्ले का भी बहुत है या 1 माले का भी बहुत है जी, उसी में सबको बिठाएंगे, अमीर हो गरीब हो सबको वहीं पे बिठाएंगे बोले हम। तो ये स्पेशलाइज्ड नेचर का एयरक्राफ्ट है, अगर किसी और के लिए यूजेबल बनाना है तो इसमें मेजर मॉडिफिकेशंस करना पड़ेगा। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली ये हमारा यहां पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा क्या चीज? फाइनेंस लीज हो जाएगा, फाइनेंस लीज। सीमू जी अब भी जस्ट मैंने आपको कोट किया वो एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे क्या है बोलते, अगर लीज कभी कैंसिल हुआ, कैंसिलेशन ऑफ द लीज, अग्रीमेंट में एंटर हुए हो लीज अग्रीमेंट, तो अग्रीमेंट कैंसिल भी होते हैं। तो अग्रीमेंट कैंसिल हुए तो किसी ना किसी को तो नुकसान झेलना पड़ेगा ना भाई। एयरबस और इंडिगो के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ वो किसी ना किसी को तो झेलना पड़ेगा उसमें, अगर वो कैंसिल हो गया, क्योंकि किसी ना किसी को तो नुकसान होगा। तो बोलते अगर लीज कैंसिल होने पे जो लॉसेस है वो लॉसेस कौन बेयर कर रहा है? बोन बाय द लेसी। अगर वो लॉसेस लेसी बेयर कर रहा है तो अगेन ये क्या हो जाएगा? अगेन दिस विल बिकम अ फाइनेंस लीज अगेन, क्योंकि सब्सटैंशियली ऑल रिस्क कौन बेयर कर रहा? जब अग्रीमेंट था तभी भी रिस्क किसके पास थे? लेसी के पास। अब कैंसिल होने पे भी रिस्क किसके? लेसी के। तो ये बन जाएगा हमारा फाइनेंस लीज, ये बन जाएगा हमारा क्या? फाइनेंस लीज। ठीक है, बोलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि सर ये जो असेट लीज पे गया, ये जो एरोप्लेन इन्होंने लीज पे दी, एरोप्लेन लीज पे दी, तो इसमें क्या चीज है? फ्लक्चुएशन होता है काय में? रेसिडुअल वैल्यू। अब समझो जैसे हमने देखा ये एरोप्लेन का ईयर 11 में मार्केट वैल्यू कितना था? 50 करोड़। 15 साल यूज होने के बाद इसकी मार्केट वैल्यू 30 करोड़। 30 करोड़ से कभी अगर गवर्नमेंट ने बोला नहीं ये क्या है, 13 साल में ये एयरप्लेन को डिस्कार्ड कर देने, 15 साल तक नहीं, तो 15th ईयर की मार्केट वैल्यू क्या हो गई? 0। या फिर गवर्नमेंट बोला इसको तुम 20 साल तक चला सकते, तो इसकी मार्केट वैल्यू जो ईयर 15 में थी उससे अब और ज्यादा बढ़ गई। मतलब सर क्या है? फ्लक्चुएशन हो रहा है रेसिडुअल वैल्यू में। असेट की जो रेसिडुअल वैल्यू है उसमें फ्लक्चुएशन होते हैं कि नहीं? सर असेट की रेसिडुअल वैल्यू में फ्लक्चुएशन हो सकते हैं। जैसे मैं बोलूं मेरे पास ये आईपैड, आईपैड में अब इसकी लाइफ समझो 5 साल, बट एप्पल एकदम से ईयर 4 में बोलता है कि भैया मैं क्या करूंगा, ये जो आप लोग आईपैड यूज कर रहे हो, जो मॉडल मेरे पास है उसमें बोले लेटेस्ट आईओएस का अपडेट डालूंगा, सारे सिक्योरिटी फीचर्स डाल दूंगा, एकदम इसको तरोताजा कर दूंगा, आप इसको और 5 साल यूज कर सकते। तो ये जो आईपैड की रेसिडुअल वैल्यू थी उसमें फ्लक्चुएशन होगा। हाँ, अगर एप्पल बोलता है कि ईयर 2 में बोल देता है कि भैया ईयर 3 से इसमें अब कोई सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं आएंगे, कोई लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट्स नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, तो इसकी रेसिडुअल वैल्यू एकदम घपाक से गिर जाएगी। तो बोले रेसिडुअल वैल्यू में फ्लक्चुएशंस आते हैं ना असेट के, आते हैं। ये जो रेसिडुअल वैल्यू के फ्लक्चुएशंस है किसको बेयर करना है? ये आईपैड के रेसिडुअल वैल्यू के फ्लक्चुएशंस कौन बेयर करेगा? तेजस सूचक। तेजस सूचक क्यों? बिकॉज आई एम द ओनर। यहां पे बोलते इफ द फ्लक्चुएशंस रिलेटेड टू द रेसिडुअल वैल्यू आर अक्रूइंग टू द लेसी, मतलब आर बोन बाय द लेसी, वो गेन भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है, दोनों। इफ दैट इज बोन बाय द लेसी तो ये फाइनेंस लीज। सर क्यों फाइनेंस लीज? क्योंकि लेसी इज एक्टिंग एज द एक्चुअल ओनर। सर आपने क्या बोला? आईपैड का ओनर कौन? मैं। तो आईपैड के गेन्स लॉसेस किसको होने चाहिए? रेसिडुअल वैल्यू के, मेरे को। यहां पे गेन्स लॉसेस किसको हो रहे? बोले फ्लक्चुएशन टू रेसिडुअल वैल्यू से जो गेन्स लॉसेस है वो लेसी को हो रहे, मतलब ही इज एक्टिंग एज द एक्चुअल ओनर, मतलब ये फाइनेंस लीज है। मतलब ये क्या है? दिस इज अ फाइनेंस लीज। ये गया सबके दिमाग में, दिस इज अ फाइनेंस लीज। फिर यहां पे बोलते हैं कि अगर समझो लीज का एक सेकेंडरी टर्म भी हो रहा है। लीज का क्या हो रहा है? सेकेंडरी टर्म। सेकेंडरी टर्म मतलब लेसर और लेसी, पहली लीज की है 5 साल की, दूसरी लीज की है वापस 5 साल की, तो सेकेंडरी टर्म में जो लीज रेंट है दैट इज सब्सटैंशियली लोअर
मतलब अब देखो लेसोर ने क्या किया, लेसोर ने लेसी को बोला भाई अपनी जो पहली 5 साल की लीज थी उसमें मैंने तेरे को पूरा लूट डाला है, मेरे को जितना पैसा निकालना था मैंने पहले 5 साल में निकाल लिया, तो सेकेंड में अब मैं क्या करूंगा, मैं तेरे को एकदम कम से कम यहाँ पे लीज रेंट चार्ज करूंगा, क्योंकि अब जितना भी तू मेरे को पे करेंगे ना ये ऊपर का पैसा है। मेरा असेट 100 करोड़ का था जो मैंने तेरे को दिया था, मैंने पहले 5 साल में तेरे से 90 करोड़ रुपए निकाल लिया, अगले 5 साल में अब मैं तेरे से 30 करोड़ रुपए निकालूंगा, पहले 5 साल में 90 करोड़, अगले 5 साल में केवल 30 करोड़। लेसोर ऐसा क्यों कर रहा है, लेसोर के पास तो टोटल सब मिला के 120 करोड़ आ गया, अरे हाँ सर उसके पास 120 करोड़ आ गया, असेट कितने का था 100 करोड़ का। तो यहां पे क्या है, अगर सेकेंडरी टर्म का लीज रेंट इज सब्सटैंशियली लोअर, सर ऐसा कब होगा, जब लेसोर ने पूरा का पूरा पैसा ऑलरेडी वसूल कर दिया है या ऑलमोस्ट पूरा पैसा वसूल हो चुका है, तब जाके वो बोलेगा सेकेंडरी टर्म में चल ले सस्ता ले सस्ता। तो यहां पे क्या है, सब्सटैंशियली लोअर कब है, सर जब लेसी ने लेसोर को पूरे पैसे दे दिए असेट के। तो लेसी अगर पूरे के पूरे पैसे असेट के लेसोर को दे रहा है तो ये क्या हो गया, लेसी ने लेसोर को असेट का पूरा पैसा दे दिया, तो भैया इसको फाइनेंस लीज ट्रीट करो। मेरे को बताओ ऐसा होगा क्या कि मैं लेसोर हूं, मैंने आपको असेट दिया 100 करोड़ रुपए का असेट, मैंने पहले 5 साल में आपसे केवल कितना 40 करोड़ रिकवर किया, और अगले 5 साल का जो लीज रेंट है वो मैंने आपको बोला बेटा 20 करोड़ देना मेरे को। अरे सर ऐसा थोड़ी होगा। आप ये ऑप्शन कब अप्लाई करोगे कि बेटा सेकेंडरी टर्म का रेंट लोअर रहेगा, जब मैंने पहले 5 साल में आपसे ऑलमोस्ट पूरा रिकवर कर लिया और सेकेंड टर्म में अब जो बचा कुचा करूंगा वो ऊपर का रहेगा, मतलब मैंने असेट का जो पूरा कॉस्ट था वो आपसे रिकवर कर लिया है। तो ये चीज मेरे लिए क्या हो जाएगी, ये मेरे लिए यहां पे हो जाएगी व्हाट दिस विल बी, व्हाट दिस विल बी, व्हाट दिस विल बी एन इंडिकेटर ऑफ फाइनेंस लीज। मैं आपको सेकेंडरी टर्म में सस्ता तभी दूंगा जब मैंने आपसे पूरा का पूरा पैसा, ऑलमोस्ट पूरा पैसा फर्स्ट टर्म में ले लिया, या तो पूरा ले लिया या ऑलमोस्ट पूरा ले लिया, तब जाके सेकेंडरी टर्म में सस्ता दूंगा। मतलब मैंने आपसे ओवरऑल असेट का पूरा कॉस्ट निकाल लिया, मतलब ये क्या है, फाइनेंस लीज, यू आर द एक्चुअल ओनर, आई मे बी द लीगल ओनर, यू आर द एक्चुअल ओनर। ये गया सबके दिमाग में। वैसे यहां पे 8 इंडिकेटर आते फाइनेंस लीज के, राइट, एक बार फटाक से सभी लोग मेरे साथ रिवाइज करेंगे 8 इंडिकेटर्स कौन से थे। सर पहला आपने पढ़ाया लीज, इकोनॉमिक लाइफ 15 साल का, लीज 11 12 13 साल का, मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ फाइनेंस लीज। दूसरा आपने बोला सर ईयर 0 में वो असेट की वैल्यू 350 करोड़, और सर आप और अपन दोनों के बीच में जो लीज है उसमें मैं आपसे 325 करोड़ ले रहा हूं। आज की प्रेजेंट वैल्यू पे देखूं तो 325 करोड़ मैं आपसे ले रहा हूं। लीज रेंट ऑफ ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, जितने भी साल की लीज रेंट है सबका प्रेजेंट वैल्यू लिया, मैंने बोला मैं आपसे 325 करोड़ ले रहा हूं। अप्रोक्सीमेट जो आज की फेयर वैल्यू थी उतना तो पूरा आप ही से रिकवर कर दिया, अगेन फाइनेंस लीज। तीसरी चीज मैंने बोला आप और मैं लेसोर लेसी, मैं लेसोर आप लेसी, मैंने बोला बेटा 11 साल का लीज है, उसके बाद 11 साल के अंत में आप ओनर बन जाओगे। ये मैं कब करूंगा, जब 11 साल में मैंने आपसे पूरा का पूरा असेट का पैसा रिकवर कर दिया, तब मैं आपको बोलूंगा चल ले 11 साल के अंत में तू ओनर। अगेन इट इज एन इंडिकेटर ऑफ फाइनेंस लीज, अगर लीज टर्म के एंड में मैं आपको ओनरशिप दे रहा हूं। चौथा मैंने आपको बोला बेटा देख मैं 11 साल में तेरे से अच्छे खासे पैसे ले रहा हूं, ठीक है, यस, 11 साल के अंत में इसकी फेयर मार्केट वैल्यू देखना, 11 साल के अंत की इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 50 करोड़ है, बट 11 साल के अंत में मैं ये असेट तेरे को बेचने को तैयार हूं 10 करोड़ में। केवल तू मार्केट में ये असेट लेने जाएगा 50 करोड़ का पड़ेगा, मैं तेरे को 10 करोड़ में बेच दूंगा। ऐसा मैं ऑप्शन आपको क्यों दूंगा और कब दूंगा, जब मैंने वो 11 साल में आपसे पूरी रिकवरी कर ली। तो 11 साल में आपसे रिकवरी कर ली, इसलिए 11 साल के अंत में आपको ऑप्शन दे रहा हूं बेटा सस्ते में खरीद ले। और ये ऑप्शन इतना जोरदार है कि आज ईयर 0 में ही मुझे ऐसा लग रहा है, लेसोर को लग रहा है कि भैया लेसी ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है ये छोड़ने का, मतलब उसको इससे बेटर कहीं ऑप्शन ही नहीं मिलेगा खरीदने का, इतना सस्ते में दे रहा हूं। मतलब सर अगेन दिस विल बी एन इंडिकेटर ऑफ फाइनेंस लीज। व्हाई, मैंने ये ऑप्शन आपको कब दिया, जब 11 साल में आपसे पूरी रिकवरी हो गई, यस, और 11 साल के बाद जो आपको 10 करोड़ रुपए और चार्ज कर रहा हूं वो बस ऐसी थोड़ा बहुत और ऊपर से प्रॉफिट हो जाए, तो उसके लिए अब ये क्या है, पूरा का पूरा पैसा इफेक्टिवली मैंने आप ही से ले लिया, तो अगेन ये क्या हो जाएगा, फाइनेंस लीज। नेक्स्ट चीज हमने क्या पढ़ा था, सर असेट स्पेशलाइज नेचर का है, ऐसा असेट जो केवल आप यूज कर सको, ऐसा असेट जो केवल आप यूज कर सको, आपको छोड़ के किसी और को अगर ये असेट यूज करना है ना तो मुझे उसमें बहुत मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। तो अगर ये असेट के रिवॉर्ड्स केवल आपको मिल सकते, केवल आप यूज कर सकते हो, तो रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे, तो फाइनेंस लीज हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, फाइनेंस लीज हो गया। उसके बाद क्या चीज है, अगर आपके और मेरे बीच में जो लीज अग्रीमेंट है वो कभी कैंसिल हुआ,
कैंसिल हुआ तो भैया इसमें लॉसेस तो होंगे किसी ना किसी को, मेजरली तो लेसोर को ही होते, बट जो लॉसेस मेरे को हो रहे वो आप बेयर करने को तैयार हो, तो रिस्क किस पे, आप पे। रिस्क अगर सब्सटेंशियली आपके पास है तो अगेन फाइनेंस लीज। बोले ये जो असेट आपके और मेरे बीच में लीज पे गया है, इसका रेसिडुअल वैल्यू होगा ना असेट का, वो रेसिडुअल वैल्यू फ्लक्चुएट होती है, बढ़ती घटती रहती है बेस्ड ऑन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द मार्केट, तो बढ़ती घटती रहती है। तो ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा है उससे गेन लॉस हो सकता है, हाँ सर गेन लॉस होता है, वो गेन लॉस आप बेयर कर रहे हो, कौन, लेसी। तो ये क्या हो जाएगा, अगेन दिस विल बी अ फाइनेंस लीज। बोलते हैं जो लीज रेंट है सेकेंडरी टर्म का, आपके और मेरे बीच में पहले 5 साल का एक टर्म हुआ लीज का, फिर हम सेकंड टर्म में भी एंटर हुए। सेकंड टर्म में मैंने बोला यार देना, जो पैसा तेरे को सही लगता है दे दे, मतलब मैंने सेकेंडरी टर्म का लीज रेंट बहुत कम चार्ज किया। मैं क्या कोई यहाँ पे इतना ऋषि मुनि हूं क्या, अरे मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं करना है ऐसा वैसा, बस नहीं। मैं सेकेंडरी टर्म में कम पैसा कब चार्ज करूंगा, जब पहले में मैंने आपको पूरा लूट लिया है, पूरे असेट का जो पैसा था पहले टर्म में ही निकाल लिया, तो सेकंड में बोलूंगा चल ले जितना तेरी इच्छा उतनी दे दे, ये तो मेरी ऊपर की कमाई हो गई। ठीक है, मतलब मैंने पूरे असेट का पैसा आपसे निकाल लिया, तो अगेन दिस इज एन इंडिकेटर ऑफ फाइनेंस लीज। सभी के दिमाग में क्या है, एवरीबडी क्लियर, एवरीबडी क्लियर, ठीक है, यस। तो ये चीज मेरे लिए क्या हो गई, ये चीज मेरे लिए हो गई सर इंडिकेटर्स ऑफ फाइनेंस लीज। व्हाट इज दिस, दीज आर इंडिकेटर्स ऑफ फाइनेंस लीज। इंडिकेटर्स ऑफ फाइनेंस लीज के बाद आएंगे अकाउंटिंग फॉर फाइनेंस लीज। अब सर फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग दो लोगों के बुक में होगी, एक लेसी एक लेसोर, दोनों के बुक्स की बात करनी पड़ेगी। लेसी आप हो, एक्चुअल ओनर भी आप हो, तो ये जो एयरबस और इंडिगो के बीच में, आप इंडिगो में, मैं एयरबस, जो एरोप्लेन था किसकी बुक्स में रिकॉर्ड होना चाहिए, आपकी बुक्स में, बिकॉज यू हैव द एक्चुअल ओनरशिप, द रियल ओनरशिप इज विथ यू, आई ओनली हैव द लीगल ओनरशिप। और अकाउंटिंग हमने करना चाहिए बेस्ड ऑन द एक्चुअल सब्सटेंस रादर देन द लीगल फॉर्म। तो यहां पे क्या होगा, ये जो लीज्ड असेट है ये लेसी की बुक्स में दिखेगा। एट द सेम टाइम ये असेट को अक्वायर करने का जो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट था, सर मतलब क्या इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, आपके और मेरे बीच में अग्रीमेंट हुआ, ये अग्रीमेंट जब हुआ तब जाके आपको असेट मिला। अग्रीमेंट में एंटर करने के लिए आपने एक लॉयर को हायर किया, पूरा अग्रीमेंट ड्राफ्ट वाफ्ट करवाया, सारी चीजें हुई, तो असेट को ये लीज अग्रीमेंट में एंटर करने को आपको कॉस्ट लगा। दैट इज द कॉस्ट दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अक्वायरिंग दिस असेट फॉर यू। ये कॉस्ट इनकर किए तब जाके आपको ये असेट मिला, तो ये जो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है वो भी असेट की कॉस्ट में हम क्या कर देंगे, असेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। सबसे पहले आपकी बुक्स में ये असेट दिखेगा और असेट की कॉस्ट में इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट भी ऐड हो गए। अब आपकी बुक्स में अगर ये असेट है तो डेप्रिसिएशन भी आपकी बुक्स में रहेगा, तो ये डेप्रिसिएशन आप एज एन एक्सपेंस अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। आपकी बुक्स में आप जो लेसी हो, एक और यहां पे क्या रहेगा, आपकी बुक्स में एक और यहां पे एक्सपेंस रहेगा। आपसे देखो ये 350 करोड़ के असेट के बदले में मैं 425 करोड़ रिकवर कर रहा था। सर ये डिफरेंस क्या था, डिफरेंस था इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हो आपके लिए खर्चा है, तो इंटरेस्ट भी जो फाइनेंस चार्जेस हम बोलते हैं, AS 16 में अभी पढ़ के आए थे ना, फाइनेंस चार्जेस इन केस ऑफ फाइनेंस लीज, वो जो इंटरेस्ट है फाइनेंस चार्जेस वो आपके लिए खर्चा रहेगा अगेन। और आपकी बुक्स में लाइबिलिटी क्या रहेगा, जो अमाउंट आपने मेरे को पेएबल है, लीज रेंटल पेएबल, वो आपकी बुक्स में लाइबिलिटी रहेगा, लेसी की बुक्स में। मेरी बुक्स की बात करो, ये एरोप्लेन क्या मेरी बुक्स में दिखेगा, नहीं, मेरी बुक्स में ये असेट नहीं दिखेगा। मेरी बुक्स में असेट एक ही चीज आएगी, जो आपसे पैसा रिसीवेबल है, लीज रेंट रिसीवेबल। मेरे बुक्स में खर्चा क्या रहेगा, क्या डेप्रिसिएशन मेरा खर्चा है, नहीं, असेट आपकी बुक्स में, तो डेप्रिसिएशन भी आपकी बुक्स में, मेरी बुक्स में नहीं रहेगा। सर आपकी बुक्स में इनकम क्या रहेगी, 350 के बदले में मैं जो 425 ले रहा था, डिफरेंस क्या था, इंटरेस्ट। ये टोटल इंटरेस्ट हो गया, इस टोटल इंटरेस्ट में से करंट ईयर का जो इंटरेस्ट रहेगा वो मेरी इनकम रहेगी। ये चीज क्लियर। और सर क्या है, आपने भी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को चिनकर किए थे, आपके और मेरे बीच में अग्रीमेंट था, आपने अपना लॉयर हायर किया, मैंने अपना लॉयर हायर किया। मैंने भी अपने लॉयर को 50,000 रुपए दिए ये लीज पूरा ड्राफ्ट होने के लिए, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख डिपेंडिंग लॉयर की क्या फीस है, मैंने दिया लॉयर को पैसा, पैसे की बात कर रहा, ठीक है, मैंने लॉयर को यहां पे पैसा दिया, तो ये क्या हो गया, लीज अग्रीमेंट में एंटर करने का डायरेक्ट कॉस्ट। इसको मैं तो पीएनएल में चार्ज करूंगा, आप इसको क्या कर रहे थे, असेट की कॉस्ट में आप ऐड कर रहे थे, तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूं, अरे बेटा असेट मेरे पास है ही नहीं, तो मैं कौन सी कॉस्ट में ऐड करूंगा, मेरे पास कोई कॉस्ट नहीं है ऐड करने के लिए, कोई असेट नहीं है, मैं इसको पीएनएल में डेबिट करूंगा। आप जो लेसी हो, आपने जो लॉयर को फीस दी ये अग्रीमेंट के लिए, आपने जो लॉयर को फीस दी अग्रीमेंट के लिए, वो आपका असेट अक्वायर करने से डायरेक्टली रिलेटेड है, आप उसमें ऐड कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं लेसोर हूं, मेरे पास कोई असेट ही नहीं है जिसमें मैं ऐड करूंगा, मैं इसको पीएनएल में डेबिट कर दूंगा, मैं इसको पीएनएल में डेबिट कर दूंगा। ये चीज सभी को क्लियर, यस। अब यहां पे लेसी की बुक्स में एक और चीज, आप लेसी थे,
आप क्या कर रहे थे, आप मेरे को यहां पे पे कर रहे थे, ठीक है, आप टोटल मेरे को कितना पे कर रहे थे, मिनिमम लीज पेमेंट, जिसको मैंने आपको बोला अभी के लिए समझो दिस इज लीज रेंट, आप मेरे को 11 साल का लीज रेंट पे कर रहे थे। आप 11 साल का लीज रेंट पे कर रहे थे, वो 11 साल के लीज रेंट की प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई, 325 करोड़। हमने निकाला था इसकी प्रेजेंट वैल्यू थी 325 करोड़। 11 साल में आप जो लीज रेंट पे कर रहे थे उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू यहां पे थी 325 करोड़। और ये असेट की ईयर जीरो में फेयर वैल्यू कितनी है, ईयर जीरो में फेयर वैल्यू है 350 करोड़। मुद्दा है आपकी बुक्स में असेट रिकॉर्ड करना है, हां तो कितने पे रिकॉर्ड करना है, आप ये असेट कितने पे रिकॉर्ड करोगे, आप जो मेरे को आज की वैल्यू पे कर रहे हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी लोअर है ना वो आपके बुक्स की वैल्यू हो जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, ये चीज सभी को क्लियर। तो आपकी बुक्स की बात कर रहा हूं, फाइनेंस लीज में ये एरोप्लेन आपकी बुक्स में आएगा, कौन सी वैल्यू पे आएगा, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप मेरे को जितना पे कर रहे हो, सर हम तो 425 पे कर रहे थे, बट उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही थी, 325। ये जो एरोप्लेन की आज की फेयर वैल्यू है वो कितना है, 350। दोनों में से जो भी लोअर है, तो वो लोअर पे आप अपनी बुक्स में इसको असेट मानोगे, लोअर पे आप अपनी बुक्स में इसको असेट मानोगे। ये चीज सभी को क्लियर, एवरीबडी क्लियर विद दिस, एवरीबडी एब्सोल्युटली क्लियर, सभी के दिमाग में बात गई, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके यस ओके, ये गया सबके दिमाग में, सबके दिमाग में ये चीज गई। चलो अब यहां पे क्या करेंगे, अब हम ये फाइनेंस लीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे जिसके बेसिस पे हमने इसके पूरे क्वेश्चंस करना है। अब सर आप बार बार ना, हमको 2 बार तो यहाँ पे एक शब्द पढ़ा है, कौन सा, एक आपने यहाँ पे शब्द पढ़ा है हमको पॉइंट नंबर 4 में, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी। एमएलपी मतलब क्या था, मिनिमम लीज पेमेंट। आपने यहाँ पे भी हमको पढ़ा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी। एमएलपी को आप बार बार बोलते जा रहे हो लीज रेंट लीज रेंट लीज रेंट, सर ऐसा अच्छा थोड़ी लगता, हम इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, हमको एमएलपी का मतलब नहीं पता, अच्छा थोड़ी लगता। बताओ एमएलपी का क्या मतलब होता है, तो देखो एमएलपी का मतलब क्या होता है, मिनिमम लीज पेमेंट। सर क्या समझाए हो, एमएलपी का मतलब होता है मिनिमम लीज पेमेंट, नहीं अभी तो उसका फुल फॉर्म बताया, मिनिमम लीज पेमेंट। नाम ही क्या है, मिनिमम अमाउंट जो इस लीज में पे करना है। वापस बोलो, नाम क्या है, मिनिमम अमाउंट दैट यू हैव टू पे फॉर दिस लीज। इंडिगो और एयरबस के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ, उसमें जो मिनिमम अमाउंट इंडिगो एयरबस को पे करेगा, दैट इज द मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम इंडिगोस पॉइंट ऑफ व्यू। इंडिगो मतलब कौन, लेसी। तो पहले हम इंडिगो मतलब लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो लेसी के लिए मिनिमम लीज पेमेंट में क्या आएगा, मैं बार बार आपको एक चीज बोल रहा था, लीज रेंटल, तो मैं मजाक थोड़ी कर रहा था, लीज रेंटल सही में रहता है उसमें। लीज रेंटल इज अ पार्ट ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, ठीक है, मिनिमम लीज पेमेंट का हिस्सा होता है क्या, लीज रेंटल। सर 11 साल का लीज रेंटल था, 11 साल का लीज था, तो ये लीज रेंटल जो 11 साल का रहेगा ये पूरा का पूरा आएगा यहां पे, पहले साल का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, सब मिला लो 11 साल का। साथ ही साथ ऐसा हो सकता है, मैं इंडिगो, मैं एयरबस को बोलूं, एयरबस भाई सुन, 11 साल जब खत्म होंगे ना, अपना लीज अग्रीमेंट खत्म होगा, तब मैं तेरे को गारंटी देता हूं कि इस असेट के लिए मैं तेरे को, ये एयरप्लेन के लिए 5 करोड़ रुपए और दूंगा। मैं तेरे को ये 11 साल के लीज रेंटल मिला के टोटल कितना दूंगा, ये 11 साल के लीज रेंटल मिला के टोटल 425 करोड़ रुपए तो दे रहा हूं। एट दी एंड, एट दी एंड में क्या करने वाला हूं, तेरे को और 10 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए इस असेट के लिए दूंगा, गारंटी दे रहा हूं, गारंटी। तो मैं जो लेसी हूं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मिनिमम पेमेंट कितना होने वाला है, सर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो ये 425 करोड़ जाने वाला है 11 साल में, और मैंने गारंटी भी दे दी ना रेसिडुअल वैल्यू की कि ये तो दूंगा ही दूंगा, तो 5 करोड़, तो टोटल मेरे लिए मिनिमम लीज पेमेंट कितना हो गया, 430 करोड़ का, 430 करोड़ का। ये चीज क्लियर। अब ऐसा हो सकता है कि गारंटी या तो लेसी खुद दे दे, इंडिगो का मालक कौन, वो कौन है, वो वाड्रा, वाड्रा राहुल गांधी का जीजा, वो तो या तो वो खुद दे दे या फिर कौन दे, उसके बिहाफ पे राहुल गांधी, ऑन बिहाफ ऑफ लेसी अगर कोई ये गारंटी देता है तो वो भी लेसी के लिए मिनिमम लीज पेमेंट में आ जाएगा, या तो वाड्रा खुद दे या तो उसके बिहाफ पे राहुल गांधी दे दे। तो बाय द लेसी ऑन बिहाफ ऑफ द लेसी, दोनों में से कोई भी दे तो वो लेसी के मिनिमम लीज पेमेंट में आ जाएगा। ये चीज सभी को क्लियर,
एवरीबडी क्लियर विद दिस थिंग व्हाट आई जस्ट एक्सप्लेन्ड ओवर हियर? मिनिमम लीज पेमेंट मतलब सर यहां पे लेसी ने ये लीज अग्रीमेंट में, ये जो लीज अग्रीमेंट हो रहा है उसमें मिनिमम पेमेंट कितना करना है, मिनिमम पेमेंट कितना करना है। एक तो सबसे पहले क्या है, लीज रेंटल। लीज रेंटल जो है वो तो पे करना ही है, 11 साल का लीज रेंटल, ये तो मिनिमम 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 पे करना ही है। साथ ही साथ अगर लेसी ने कोई गारंटी दे दी कि 11 साल जब खत्म होंगे तब मैं आपको 5 करोड़ रुपए इस असेट के लिए दूंगा, असेट मेरे को दे देगा, मैं मिनिमम 5 करोड़ रुपए दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 करोड़ प्लस 425, 430 करोड़ तो मिनिमम लीज पेमेंट करना है। किसने? लेसी ने। सर अब मिनिमम लीज पेमेंट ना हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल सकते हैं? हम ये लेसोर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी निकाल सकते हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? लेसोर। लेसोर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे निकालते हो? सर लेसोर ने थोड़ी कोई पेमेंट करना है। लेसोर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं बात करता हूं तो मिनिमम इसने रिसीव कितना करना है मैं ये बोलता हूं। इसको बोलते मिनिमम लीज पेमेंट ही है, बट लेसोर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसीव मिनिमम कितना रिसीव करेगा। सर तो ये तो यहां पे लेसी जितना मिनिमम पे करेगा उतना ये मिनिमम रिसीव करेगा, बिल्कुल सही बात। तो यहां पे देखो ये क्या था, एयरबस कितना मिनिमम रिसीव करेगा? सर 11 साल का लीज रेंटल, ये हो गया 425 करोड़। और सर जो इंडिगो के मालक ने क्या किया था, इंडिगो ने जो गारंटी दी थी, इंडिगो या उसके साले ने, मतलब राहुल गांधी ने, इंडिगो या उसके साले ने जो गारंटी दी थी वो। बट यहां पे एक और एडिशनल छोटा सा पॉइंट आता है, हो सकता है इंडिगो यहां पे कोई गारंटी देने से मना करे कि 11 साल के अंत में मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा कि मैं इतना तो दूंगा ही दूंगा, देखेंगे तब का तब। अगर इंडिगो गारंटी नहीं दे रहा तो एयरबस को कोई थर्ड पार्टी आके भी तो गारंटी दे सकता है। थर्ड पार्टी बोलेगा देख तू 11 साल का उसके साथ अग्रीमेंट कर ले, अग्रीमेंट जब खत्म होगा ना तब ये असेट मेरे को देना, मैं तेरे को गारंटी देता हूं कि मैं तेरे को 5 करोड़ रुपए दूंगा। अगर इंडिगो गारंटी नहीं दे रहा है तो थर्ड पार्टी भी दे सकता है। ऐसा नहीं होगा इंडिगो भी गारंटी देगा थर्ड पार्टी भी, अरे लेसोर या असेट किसी एक को दे सकता है, या तो इंडिगो को देगा या तो थर्ड पार्टी को। तो इंडिगो से गारंटी आ गई तो इंडिगो को, इंडिगो से गारंटी नहीं आई तो किसी थर्ड पार्टी को। ठीक है सर, इंडिगो से गारंटी आ गई तो उसको ही देगा, नहीं तो किसी थर्ड पार्टी को दे देगा। तो यहां पे लेसोर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये जो गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू बोलते हैं वो लेसी खुद या उसके बिहाफ पे कोई दे सकता है, या फिर कोई इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी भी दे सकता है। ये चीज सभी को क्लियर? ठीक है, तो मिनिमम लीज पेमेंट लेसी और लेसोर पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग तो सेम होता है। लेसी और लेसोर पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग तो सेम होता है, एक ही चीज का फर्क होता है। लेसोर पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करो तो गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू जो होती है लेसोर को लेसी छोड़ के कोई और थर्ड पार्टी भी दे सकता है, इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी भी दे सकता है। सभी को क्लियर है ये चीज सभी को क्लियर? एवरीबडी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, ये चीज सभी के दिमाग में गई? एवरीबॉडी, ए मित्रों गया कि नहीं दिमाग में? बताओ रे, हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे, बताओ रे बताओ रे बताओ रे बताओ रे। यस सर, गया दिमाग। दिस इज मिनिमम लीज पेमेंट। अब देखो लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मिनिमम लीज पेमेंट की बात की, बात खत्म। लेसोर के पॉइंट ऑफ व्यू से मिनिमम लीज पेमेंट से बात अभी चालू होती है। अब लेसोर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे अलग अलग हमने यहां पे क्या करना है, टर्म्स भी पढ़ना है आगे के। एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू मिनिमम लीज पेमेंट ऑलरेडी, बट आगे की एक बात पढ़ो उसके पहले एक और चीज। हमारा ये जो कंटिंजेंट रेंट होता है ना, यहां पे मैंने लिखा है देखो, कंटिंजेंट रेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन मिनिमम लीज पेमेंट। मतलब क्या, आपको क्वेश्चन में देंगे, आपको क्वेश्चन में क्या चीज देंगे कि लेसोर और लेसी के बीच में ये जो अग्रीमेंट है, लेसोर और लेसी के बीच में जो अग्रीमेंट है, एयरबस और इंडिगो, एयरबस इंडिगो को बोलता है देख भाई तू मेरे को 11 साल में 425 करोड़ का रेंट देगा, तूने गारंटी दी है 5 करोड़, तू ये भी देगा। हर साल तेरा जो टर्नओवर होता है ना, इंडिगो तेरा टर्नओवर हर साल कितना है, तो इंडिगो बोलता है मेरा हर साल का टर्नओवर 5000 करोड़, 5000 जो भी तेरा टर्नओवर है उसका 1% भी तू मेरे को लीज रेंट देगा। मतलब ये वाला जो लीज रेंट क्या है, दिस इज कंटिंजेंट रेंट। कंटिंजेंट रेंट मतलब ये रेंट फिक्स नहीं है, दिस इज डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ सम अनसर्टन फ्यूचर इवेंट। टर्नओवर होना या नहीं होना इज एन अनसर्टन फ्यूचर इवेंट। ठीक है, अब समझो ये दोनों की क्या हुई होती है, अग्रीमेंट हुई होती 2020 में, जब कोविड आ गया, पूरा दुनिया शटडाउन, लॉकडाउन, और इन्होंने अपने अग्रीमेंट में बोला होगा एयरबस ने इंडिगो को कि इंडिगो भाई सुन,
तू अपने टर्नओवर का 1% मेरे को लीज रेंट देगा। पहले तो फिक्स्ड रेंट तो देगा ही 425 का, फिर 5 करोड़ का तू गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू भी जो बोला वो भी देगा, और टर्नओवर का 1% भी देगा। टर्नओवर का 1% भी यहां पे देगा, ठीक है, टर्नओवर का 1% भी देगा, वो भी देगा तू, तू सब देगा। पर ये टर्नओवर का 1% अब 2020 जो साल था उसमें टर्नओवर क्या होगा इनका, छोले का भटूरा। लास्ट लास्ट में थोड़ा थोड़ा हुआ था 2020 के बाद, जब ईयर खत्म होने आया था 2021 31 मार्च के आसपास थोड़ा ईज डाउन जब हुआ, पर 2020 में तो पूरा बंद था। तो दिस इज व्हाट, दिस कंटिंजेंट रेंट इज डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टन फ्यूचर इवेंट। टर्नओवर भी अनसर्टन होता है, टर्नओवर इज ऑल्सो अनसर्टन, इट इज नॉट सर्टन। तो कंटिंजेंट रेंट को याद रखना, वी डू नॉट इंक्लूड कंटिंजेंट रेंट इन द मिनिमम लीज पेमेंट। इसको मिनिमम लीज पेमेंट में हम इंक्लूड ही नहीं करते रे भाई। मिनिमम लीज पेमेंट में क्या इंक्लूड करेंगे, आंसर इज एब्सोल्युटली नो। कंटिंजेंट रेंट इज नेवर इंक्लूडेड इन मिनिमम लीज पेमेंट, आंसर इज एन ओपो। गया सबके दिमाग में? हाँ सर, चलो ठीक है, यस ओके। अब यहां से आगे बढ़ेंगे। हमने क्या पढ़ा, मिनिमम लीज पेमेंट पढ़ा, एक लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक लेसोर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेसोर को कुछ पे नहीं करना है, उसको रिसीव करना है, बट उसको भी हम बोलेंगे मिनिमम लीज पेमेंट ही, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसोर। लेसोर के पॉइंट ऑफ व्यू से एमएलपी। अब देखो, लेसोर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अगली चीज मैंने पढ़ना है दैट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। सर ये चीज क्या होती है, व्हाट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज, व्हाट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। और सर ये केवल लेसोर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों पढ़ रहा है, अब ये लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों नहीं पढ़ रहा है? अभी तो हमने मिनिमम लीज पेमेंट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा। मिनिमम लीज पेमेंट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए पढ़ा क्योंकि जो पेमेंट लेसी करेगा वो लेसोर रिसीव करेगा, तो ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाता है। बट अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज हम केवल लेसोर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो लीज अग्रीमेंट में जो असेट है, वो असेट के पीछे इन्वेस्टमेंट किसका लगा है, लेसोर का। क्या लेसी का इन्वेस्टमेंट लगा था? अरे लेसी के पास अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा होता या उसका इन्वेस्टमेंट होता तो लीज अग्रीमेंट ही क्यों होता? इन्वेस्टमेंट लेसोर का है। तो अब ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज जो है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ये सर हम पढ़ेंगे लेसोर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सर सिंपल सी बात, एक लॉजिकल सी बात बताओ, अगर मैं लेसोर हूं, मैं कौन हूं, एयरबस हूं, आई एम एयरबस, आई एम द लेसोर। लेसोर यहां पे क्या करेगा, लेसोर ने वो एरोप्लेन के पीछे, एरोप्लेन के पीछे जितना भी इन्वेस्ट किया है, जितना भी इन्वेस्ट किया है वो अमाउंट मेरे को निकालना है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ये चीज निकालना है, लेसोर ने एरोप्लेन के पीछे अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया है। सर ये निकालने के दो तरीके, पहला तरीका मेरा क्या रहेगा, पहला तरीका आपने ये लेसोर ने कितने पैसे में ये बनाया है ना, आपको ये बनाने को कितना पैसा लगा वो। दूसरा तरीका यहां पे ये है, मेरा जितना पैसा लगा उतना मैं रिकवर करने को देखूंगा। इफ आई एम एयरबस, मैं बोलूंगा भैया ये असेट बनाने में मेरा जितना पैसा लगा उतना मैं रिकवर करूंगा। रिकवर करूंगा मतलब क्या, मैं अब यहां पे जितना पैसा मैंने इन्वेस्ट किया उसको रिकवर करने के जरिए क्या, सर एक तो लीज रेंट रहेगा, लेसी से मैं लीज रेंट लेके रिकवर करूंगा, यस। दूसरा गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू के थ्रू रिकवर करूंगा। सर यहां पे देखो मैं क्या करूंगा, आई एम द लेसोर, मैं लेसी से लीज रेंट लेके रिकवर करूंगा और लेसी से गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू किसी से भी ले सकता हूं, लेसी से भी ले सकता हूं, लेसी या फिर किसी थर्ड पार्टी, टीपी मतलब थर्ड पार्टी से भी ले सकता हूं। और साथ ही साथ सर अगर मेरे को लगता है कि ये गारंटी तो 5 करोड़ की दे रहे हैं कि ये रेसिडुअल वैल्यू के लिए 5 करोड़ देंगे, बट मुझे लगता है ये 15 करोड़ की उसकी तब वैल्यू रहेगी, तो इसमें मैं अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू भी जोड़ूंगा। मेरे को ऐसा लगता है कि 10 करोड़ और ऊपर के आएंगे, अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू और ऊपर के 10 करोड़ आएंगे। तो ये मेरे पास रिकवरी के जरिए मेरा जितना पैसा लगा उतना मैं क्या करने को देखूंगा। सर आपका जितना पैसा लगा है ना, आपने ये एरोप्लेन के पीछे जितना इन्वेस्ट किए हो उतना आप क्या करने को देखोगे, रिकवर। रिकवर करने के आपके पास जरिए क्या, लीज रेंट, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, और आपको अगर लगता है गारंटीड के ऊपर और मिल सकता है लास्ट में तो अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। ये सब मिला के क्या होता है, ये सब मिला के मेरे पास आता है क्या, मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। ये सब मिला के क्या है, ये सब मिला के मैं इतना टोटल रिकवर कर सकता हूं। मैं रिकवर कितना करूंगा, जितना मैंने इन्वेस्ट किया हो। इन्वेस्ट किया मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज, जितना हुआ उतना मैं पूरा रिकवर करने को देखूंगा। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज का यहां पे देखो सभी लोग फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज।
इन्होंने यहां पे बोला आपको सिंपल क्या करना है, ये जो आपने यहां पे निकाले ना क्या, मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसोर, उसमें ऐड कर दो अनगैरेंटीड रेसिडुअल वैल्यू, तो आपके पास आ जाएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। सर क्या बात बोले, ये देखो मिनिमम लीज पेमेंट में अनगैरेंटीड रेसिडुअल वैल्यू ऐड कर दो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज आता है। सर क्या बात कर रहे हो, ये दोनों को मिलाओ, ये दोनों पॉइंट्स को मिलाओ, लीज रेंट प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, ये क्या था, यही तो था सर मिनिमम लीज पेमेंट, यही तो था मिनिमम लीज पेमेंट। उसमें ऐड कर दो कौन सी चीज को, उसमें ऐड कर दो किसको, ऐड कर दो उसमें अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू को, तो आपके पास आ जाएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। ये गया सबके दिमाग में, ये गया सबके दिमाग में। बेटा प्रूडेंस बात करता है आप इनकम या प्रॉफिट एंटिसिपेटेड रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, यहां पे इनकम या प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करने की बात नहीं हो रही है। आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग एन अमाउंट कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज की लेसोर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका इन्वेस्टमेंट कितना है। मैं ये थोड़ी बोल रहा इसको पीएनएल में क्रेडिट करना है, पीएनएल में क्रेडिट करने की बात करूं तो प्रूडेंस यहां पे क्या होता है, प्रूडेंस यहां पे कॉन्ट्राडिक्ट होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रेडिटिंग एनीथिंग टू पीएनएल, नो 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 नो, मैं तो बोल रहा हूं लेसोर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट कितना हुआ है, जितना इन्वेस्ट हुआ उतना वो रिकवर करने को देखेगा। रिकवर करने के जरिए तीन, लीज रेंट, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। लीज रेंट और गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू को मिला लो तो अभी हमने बोला था ये होता है मिनिमम लीज पेमेंट। लीज रेंट प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू इज द मिनिमम लीज पेमेंट, तो मिनिमम लीज पेमेंट प्लस द अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू गिव्स मी द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। ये गया दिमाग में, यस ओके ठीक है, यस सर, ये आ गया हमारे पास क्या, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। अब सर देखो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज में क्या चीज है, व्हेन आई टॉक अबाउट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज, इसमें क्या चीज है सर, इसमें आपने क्या कंसिडर किया, पहले ये वाला लीज रेंट, आपने क्या चीज कंसिडर की सर, यू कंसिडर्ड लीज रेंट। लीज रेंट कौन सी वैल्यू पे, फ्यूचर वैल्यू पे, फ्यूचर वैल्यू पे लीज रेंट कंसिडर की, मतलब ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6, ईयर 7, ईयर 11 तक एज इट इज मैंने लीज रेंट लिया, फ्यूचर वैल्यू। मैंने ग्रॉस सॉरी गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू भी कब लिया, ईयर 11 की लिया। अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू भी क्या लिया, ईयर 11 की। तो ये सब क्या है, एवरीथिंग इज फ्यूचर वैल्यू। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज बेसिकली रिप्रेजेंट्स द फ्यूचर वैल्यू। इसमें क्या है, इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। सर अगर ये फ्यूचर वैल्यू है तो फ्यूचर वैल्यू में क्या इंक्लूडेड होता है, इंटरेस्ट। प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू में डिफरेंस क्या है, इंटरेस्ट का तो डिफरेंस है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज रिप्रेजेंट्स फ्यूचर वैल्यू। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज में से अगर हम ये इंटरेस्ट को माइनस कर दे तो मेरे पास पता है क्या फिगर आता है, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। मतलब सर नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज क्या होता है, इसका प्रेजेंट वैल्यू, इसका प्रेजेंट वैल्यू और इसका भी प्रेजेंट वैल्यू, ये दोनों चीज लीज रेंट और गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू मिला के क्या होता है, एमएलपी। तो एमएलपी का प्रेजेंट वैल्यू और अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू, ये अगर आप लेते हो तो यू कम एट अ फिगर कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। मतलब सर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में एक ही फर्क है, इंटरेस्ट का फर्क है, इंटरेस्ट का फर्क। दैट्स इट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज में एमएलपी, इसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी। यस, यहां पे अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, यहां पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। तो दोनों में फर्क का है केवल इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट को यहां पे हम बोलते हैं अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज एंड नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, द डिफरेंस इज ऑफ अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, दैट इज द टोटल इंटरेस्ट अमाउंट, दैट इज द टोटल इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है, वापस पूरा रिपीट करूंगा मैं, यहां पे मिनिमम लीज पेमेंट से मैंने जो चीज यहां पे पढ़ाई, सभी लोग ध्यान देना। एवरीबॉडी प्लीज फोकस ओवर हियर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एवरीबॉडी 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 प्लीज फोकस ओवर हियर, ओके प्लीज फोकस ओवर हियर। पहले पानी पी लेते, इसके बाद आगे और कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ाऊंगा, अभी इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल हमने यहां पे पढ़ा AS19 का, मेजर मेजर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिया, अब इसके क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े क्वेश्चंस करना जरूरी है, तो ये क्या हमारे दिमाग में पूरा कॉन्क्रीट हो जाएगा। आज एकदम हाईटेक बॉटल लेके आऊं, मां कसम, फुल लग्जरी फीलिंग। अरे भाई साहब, कल तक प्लास्टिक की बॉटल में पीता था मैं, वाह आज देखो तरक्की, मां कसम।
क्या तरक्की की हो सर भाई साहब। AS19 एकदम क्लियर हो गया आज, वरना MLP पे ही अटक जाते थे। अरे अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होगा। अभी जो क्लैरिटी है उससे और डबल क्लैरिटी पे जाएंगे हम। ये ऐसा लाइफ में तरक्की जब तभी पॉसिबल है जब तुम्हारी लाइफ में एक वाइफ आ गई हो। सर केवल एक वाइफ? बेटा एक ही वाइफ अलाउड है, एक ही वाइफ अलाउड है। तो वो जब एक वाइफ आ जाती है ना, वो तुम्हारे जीवन में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। टू मैनी ट्रांसफॉर्मेशंस, यस। जैसे अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास यहाँ पे ये भी चीज है। ये क्या है? वो वेट वाइप्स होते हैं, वेट वाइप्स। वेट वाइप्स को वैसे मैंने ड्राई कर दिया हूँ, मेरी बीवी मारेंगी ये देख के कि पूरे ड्राई कर दिए, खराब कर दिए। मेरे पास यहाँ पे टिश्यू पेपर्स का पूरा वो एक बॉक्स पड़ा है। वाओ, ये सब मैं कभी नहीं रखता था, नेवर। और मेरे को समझता भी नहीं है ये सब बार बार कहां से आ जाता है। आई हैव नो आइडिया। मेरे पास यहाँ पे सैनिटाइजर भी पड़ा हुआ है। ओ माय गॉड, मेरे को ये समझता ही नहीं है मैं इन सारी चीजों का, इतनी चीजों का करूँ क्या। बट इट्स लाइक आई एम मैरिड, मेरे पास सारी चीजें आ जाती है। माई वाइफ कम्स, शी चेक क्या खत्म हो गया, क्या ऐसा ऐसा, वापस आ जाता है। वाह, मैजिक, मैजिक। हाँ सर, इतने सारे टिश्यूज क्यों? एमवी सर बताता हूं। पहले तो ऐसा था शादी के पहले अपने को लगता था टिश्यूज केवल एक काम के होते। जब फॉरेन जाओ वो काम याद आता है। इंडिया में तो क्या काम पानी से हो जाता, वहां पे वो टिश्यूज वाला काम चलता है। अब ऐसा है, अब बोला जाता है whenever you sneeze use a tissue। और टिश्यू भी पहले मैं क्या करता था, ऐसे एक टिश्यू निकाला, हाथ पूछा, नो 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 नो, ऐसे टिश्यू यूज नहीं करते। फर्स्ट टेक अ टिश्यू आउट, ठीक है। टिश्यू आउट करने के बाद फोल्ड इट इनटू 4, मतलब उसको दो हिस्सों में, तो 4 का फोल्ड हो गया। देन डैब 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 डैब, और फिर देखना, बोले वो टिश्यू भी खराब नहीं होता, मतलब टिश्यू में अभी भी जान बाकी रहती है और पूरे हाथ भी ड्राई हो जाते। बोले अगर वो सिंगल टिश्यू यूज करो तो 3-4 टिश्यू। अरे बाप रे, मैं बोला भाई ये तो भारी वाला लॉजिक था, एकदम भारी ज्ञान। ये सब ज्ञान शादी के बाद ही आते, पहले नहीं आते ये सब ज्ञान शादी के बाद ही मिलते। वैसा है, समझे? ऐसी बात होती है शादी के बाद। आई होप आज मेरी वाइफ ये लेक्चर ना देख रही हो, नहीं तो बस थोड़ा कुछ नहीं है, क्लास के बाद जाके 15-20 मिनट और सुनना पड़ेगा। अरे नहीं, पर ठीक है, ठीक है। वैसा है। चलो आते हम लोग काय पे, आते हम लोग वापस ये रिवाइज करते मिनिमम लीज पेमेंट से। मिनिमम लीज पेमेंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? मिनिमम लीज पेमेंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? मिनिमम लीज पेमेंट हम यहाँ पे दो लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालते हैं। एक होता है लेसी, एक होता है लेसोर। लेसोर क्या करता है? लेसोर ये पे करता है, तो वो मिनिमम कितना पे करने वाला है? एक तो लीज रेंट जो है वो, और एक जो लेसोर या उसके बिहाफ पे गारंटी अगर कुछ दी है कि लास्ट में जब हमारा ये लीज अग्रीमेंट खत्म होगा तब हम इतना गारंटी देते हैं, असेट के लिए इतना दे देंगे। तो वो जो गारंटी है वो और जो लीज रेंट है वो, ये दोनों चीज मिला के आ गया 430। ये दोनों चीज मिला के कितना आ गया? 430। ये हो गया मेरा लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या? मिनिमम लीज पेमेंट। लेसोर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कुछ पे नहीं करना है, उसको रिसीव करना है, बट बोलेंगे उसको मिनिमम लीज पेमेंट ही। तो सर मिनिमम वो रिसीव कितना करेगा? जितना लेसी पे करेगा उतना ये यहां पे रिसीव करेगा, जितना लेसी पे करेगा उतना वो रिसीव करेगा। बिल्कुल सही बात। तो लेसी ने जितना पे किया उतना लेसोर ने यहां पे रिसीव किया। प्लस एक चीज, अगर लेसी ने गारंटी नहीं दिया, लेसी ने या उसके बिहाफ पे गारंटी नहीं मिली है, तो लेसोर को इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी से भी गारंटी मिल सकती है। अगर इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी से गारंटी मिली है तो वो भी मिनिमम लीज पेमेंट में लेसोर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्लूड हो जाता है। एक चीज याद रखना, कंटिंजेंट रेंट को मिनिमम लीज पेमेंट में कभी इंक्लूड नहीं करते। यहां से आगे की बात किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होती है? केवल लेसोर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां से आगे की बात केवल किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगी? लेसोर। लेसोर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब यहां से आगे की बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा? अब लेसोर ने यहां पे देखो आगे की बात, अब लेसोर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों? क्योंकि सर देखो लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही चीज थी, उसने पेमेंट करना था। लेसोर ने पेमेंट रिसीव भी करना था, उसका पैसा भी लगा था, पैसा लगा था मतलब इन्वेस्टमेंट किया था। तो यहां पे इस लीज में लेसोर का पैसा लगा था इस असेट के पीछे। लेसोर का जो पैसा लगा था, जो इन्वेस्टेड था, जितना पैसा मेरा इन्वेस्टेड उतना मैं रिकवर करने को देखूंगा। यस, रिकवर करने के जरिए क्या? रिकवर करने के जरिए मेरे पास एक लीज रेंट, मैं मतलब लेसोर, एक गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, और एक
मेरे को लगता है अनगारंटीड, जितना गारंटी है उसके ऊपर भी और आएगा, जितना गारंटी है उसके ऊपर और, तो वो हो जाएगा अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। तो ये क्या है, लीज रेंट प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू प्लस अनगारंटीड, ये तीन मेरे पास रिकवर करने के जरिए। ये जितना रिकवर होगा वो क्या रहेगा, उतना मेरा इन्वेस्टमेंट था, जितना इन्वेस्टमेंट उतना रिकवर, तो जितना रिकवर उतना इन्वेस्टमेंट। एवरीबडी क्लियर विद दिस? एवरीबडी क्लियर विद दिस? 100% क्लियर? यस, सभी के दिमाग में ये बात गई? एवरीबडी एब्सोल्युटली क्लियर विद दिस? तो ये जितना इन्वेस्टमेंट है उतना ये रिकवर करने को देखेगा, रिकवर करने के जरिए तीन, लीज रेंट, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, ये सब मिला के मेरा क्या होगा, ये सब मिला के मेरा यहां पे आएगा सर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। ये सब मिला के क्या हो जाएगा सर, दिस विल बी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज में क्या है सर, सारे फिगर्स ना फ्यूचर वैल्यू पे, लीज रेंट पूरे 11 साल की, रेसिडुअल वैल्यू 11th ईयर के एंड की, अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू 11th ईयर के एंड की, सब में सर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। तो अगर मैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज में से इंटरेस्ट हटा दूं तो मेरे पास क्या आता है, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, ये गया सबके दिमाग में? यस, ठीक है, ये रिवाइज हुआ। अब इस पे हम करेंगे क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन ही जो है वो हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे, हमारे बुक का क्वेश्चन नंबर 1, इस पे सभी लोग आ जाइए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, एबीसी लिमिटेड टुक अ मशीन ऑन लीज फ्रॉम XYZ लिमिटेड। तो एबीसी ने क्या लिया है, एक मशीन लिया है लीज पे XYZ से। फेयर वैल्यू कितना है इसका, फेयर वैल्यू 10 लाख रुपए। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द मशीन एज वेल एज द लीज टर्म इज 4 ईयर्स। तो अब देखो एबीसी कौन है, एबीसी है सर यहां पे लेसी, एबीसी यहां पे लेसी, और लेसोर कौन है, लेसोर है सर यहां पे XYZ। ओके, फेयर वैल्यू कितना है, 10 लाख। 10 लाख का फेयर वैल्यू कब है सर, बिगिनिंग में, इंसेप्शन। इकोनॉमिक लाइफ कितना है, 4 ईयर्स, और यहां पे देखो क्या बोलते हैं, जितना इकोनॉमिक लाइफ है, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द मशीन एज वेल एज लीज टर्म इज 4 ईयर्स। जितना इकोनॉमिक लाइफ है उतना ही लीज टर्म भी है। लीज टर्म एंड इकोनॉमिक लाइफ आर द सेम। मतलब लीज टर्म इज फॉर द मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, मतलब सर दिस इज एन इंडिकेटर ऑफ फाइनेंस लीज, फाइनेंस लीज का इंडिकेटर है ये। एट द एंड ऑफ ईच ईयर एबीसी द लेसी पेज 3,50,000, द लेसी हैज गारंटीड अ रेसिडुअल वैल्यू ऑफ 50,000। इसने देखो गारंटी भी किया है, कितना, 50,000। हर साल के अंत में 3.5 लाख वो पे करेगा, और ये जो यहां पे आखिरी साल है, चौथे साल के अंत में वो गारंटी भी देता है कि मैं तेरे को 50,000 रुपए दूंगा इस असेट के। ओके, however XYZ limited estimates that the residual value of the machinery will be 35,000। लेसोर बोलता है कि यार मेरे अनुसार इस मशीन की जो रेसिडुअल वैल्यू है केवल 35,000 होगी। लेसोर को बोलना है छोले का भटूरा। लेसी खुद गारंटी कर रहा है 50,000 रुपए, तो तू काय को बोल रहा है कम होगी? तू ये बोल सकता है कि ज्यादा हो सकती है, बट तू कम क्यों बोल रहा है? लेसी ने गारंटी दिया है 50,000 रुपए तो देगा, तो तू जबरदस्ती काय को बोल रहा है 35,000 होगी? ये यूजलेस चीज है, ये लेसोर जबरदस्ती यूजलेस टेंशन बढ़ा रहा है जीवन का। तो 35,000 का कुछ नहीं करना है। Implicit rate of return is 16% and present value factors at 16% for year 1, 2, 3 and 4 are this and this। present value factors दिए। You are required to calculate the value of machinery to be considered by ABC Limited and the finance charges for each year। अब देखो क्या बोला है, ABC Limited मतलब कौन, ABC Limited मतलब यहां पे हो गया हमारा लेसी। लेसी की बुक्स में, ABC Limited की बुक्स में वैल्यू ऑफ मशीन कितना आएगा, वैल्यू ऑफ मशीन। सर एबीसी की बुक्स में वैल्यू ऑफ मशीन अगर रिकॉर्ड करना है, मतलब सर क्या है, ये लोग सामने से बोल दिए कि भैया ये फाइनेंस लीज है, फाइनेंस लीज है, तभी तो लेसी की बुक्स में हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेसी की बुक्स में रिकॉर्ड कौन सी वैल्यू पे करते हैं सर, सबसे पहले हम निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। दूसरा चीज हम लेंगे फेयर वैल्यू एट इंसेप्शन, फेयर वैल्यू एट इंसेप्शन। हमने ये चीज पढ़ा था लेसी की बुक्स में, कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट या फेयर वैल्यू ऑफ इंसेप्शन, दोनों में से जो भी लोअर आया उस पे। सर कहां पढ़ा था ये चीज बेटा, यहीं पे आपको पढ़ाया था, ये रहा ओवर ईयर, ये वाला पॉइंट, कि लेसी के बुक्स में ये जब असेट रिकॉर्ड होगा तो कौन सी वैल्यू पे होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट या फेयर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट या फेयर वैल्यू। ये चीज क्लियर? ओके चलो, तो अब लेसी की बुक्स में जब मेरे को ये रिकॉर्ड करना है तो मेरे को सबसे पहले फेयर वैल्यू तो इन्होंने दे दिया क्वेश्चन में। फेयर वैल्यू कितना है सर, 10 लाख रुपए फेयर वैल्यू बोला है, सिंपल सा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 लाख रुपए फेयर वैल्यू है।
मेरे को क्या कैलकुलेट करना है सर? हमको अभी कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ रही है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। बिल्कुल सही बात सर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट में क्या क्या चीज आती है सर? एक आता है लीज रेंटल, मिनिमम कितना पे करना है। तो एक लीज रेंटल और एक क्या है? गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। सर लीज रेंटल ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 में पे करना है, और गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू भी कब पे करना है सर? ये भी आपने ईयर 4 में पे करना है, जब लीज का टर्म खत्म होगा। हमने लीज रेंट कितना यहां पे बोला है कि भैया 3.5 लाख पे करूंगा। एवरी ईयर आई विल पे 3,50,000, 3,50,000, 3,50,000 एंड 3,50,000 इन द 4 ईयर्स ऑफ द लीज। और जब लीज खत्म होगी तो गारंटी दिया था भैया 50,000, 50,000 का गारंटी भी दिया था। ठीक है, 50,000 का यहां पे गारंटी भी दिया था। तो अब देखो ये क्या है सर? ये अगर पूरा टोटल ले लो तो दिस विल बी एमएलपी। ये सब फिगर्स का टोटल ले लो तो इसको मैं बोलूंगा एमएलपी। पर मेरे को केवल एमएलपी नहीं निकालना है, इसका प्रेजेंट वैल्यू, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो मैं क्या करूंगा? इसके प्रेजेंट वैल्यू के जो फैक्टर्स है उससे मल्टीप्लाई करूंगा। ईयर 1 का 0.8621, 0.8621 से मल्टीप्लाई करूंगा। ईयर 2 का 0.7432, 0.7432। ईयर 3 का कितना हो जाएगा? 0.6407, 0.6407। और ईयर 4 का कितना हो जाएगा? 0.5523। ईयर 4 के दो फिगर्स है तो दो बार लिखेंगे 0.5523। यस सर। अब ये निकाल लो कितना आता है ये फिगर। ये मिनिमम लीज पेमेंट का प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। चलो फटाक से निकालते। 3,50,000 इंटू 0.8621 तो ये हो जाएगा 3,01,735। फिर क्या है? 3,50,000 इंटू 0.7432 तो ये हो जाएगा 2,60,120। फिर 3,50,000 इंटू 0.6407 तो ये कितना हो जाएगा? 2,24,245। फिर 3,50,000 इंटू 0.5523 तो ये हो जाएगा 1,93,305। और फिर क्या होगा सर? 50,000 इंटू 0.5523 तो ये हो जाएगा 27,615। इन सब का टोटल अगर मैं लेता हूं, जीटी करता हूं, तो ये आता है सर 10,07,020, 10,07,020। ये चीज सभी को क्लियर? यस। तो ये क्या आया सर? दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट की वैल्यू आ गई 10,07,020। इन दोनों में से लोअर क्या है? लोअर है 10 लाख। तो लेसी अपनी बुक्स में किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा? लेसी अपनी बुक्स में वैल्यू ऑफ मशीन रखेगा 10 लाख। वैल्यू ऑफ मशीन 10 लाख है। तो अब एक और चीज बोला है, लेसी के हर साल के फाइनेंस चार्जेस कितने? हर साल के फाइनेंस चार्जेस कितने? लेसी क्या कर रहा है? यहां पे लीज रेंट पे कर रहा है। लीज रेंट में साथ ही साथ कुछ इंटरेस्ट का भी अमाउंट है। क्योंकि यहां पे देखो ईयर 1 में क्या है? ईयर 1 में सर 3.5 लाख का ये पे कर रहा था। क्या चीज? 3.5 लाख का वो पे कर रहा था लीज का रेंट। बट उसमें क्या था सर? उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला तो 3,01,735 ही था। मतलब कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी तो पे कर रहा था वो। तो हर साल का इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना है। फाइनेंस चार्जेस फॉर ईच ईयर कैसे निकालेंगे? यहां पे लिखूंगा ईयर। अब सर इंटरेस्ट हर साल का कैसे निकालते? सिंपल सी चीज, आज अगर मैंने किसी से लोन लिया है, आज अगर मैंने किसी से लोन लिया है तो हाउ विल आई कैलकुलेट इंटरेस्ट? मैं बोलूंगा सर आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना था साल के शुरुआत में? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपका कितना था? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो भी साल के शुरुआत में आपका आउटस्टैंडिंग था उस पे आपका क्या लगेगा? इंटरेस्ट। साल के शुरुआत में सर अगर 10 लाख आउटस्टैंडिंग था तो 10 लाख पे इंटरेस्ट। मेरे पास क्या आ जाएगा सर? आपके पास आ जाएगा टोटल आउटस्टैंडिंग, जिसमें से मैं क्या करूंगा? साल के अंत में इंस्टॉलमेंट पे करूंगा। ठीक है, तो मेरे पास फिर क्या बचेगा? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। सिंपल सी बात। हाँ सर, अगर आपको किसी भी लोन की बात करना है, बैंक से लोन लिया, साल के शुरुआत में जो लोन लिया है बैंक से, साल के शुरुआत में, इसको क्या हो गया भाई? हाँ चालू हुआ। साल के शुरुआत में जो लोन लिया उस पे साल भर का इंटरेस्ट लगता है। तो मेरे पास आता है टोटल आउटस्टैंडिंग, जिसमें से इंस्टॉलमेंट माइनस करूंगा तो आएगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अब देखो ईयर 1 की अगर मैं बात करूं, ईयर 1 में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था सर? हमने जो असेट अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किए वो 10 लाख का है। तो मैं बोलूंगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मेरा 10 लाख था। उस पे मेरे को इंटरेस्ट कितना लगेगा? 16% का इंटरेस्ट लगेगा, 16% का, क्योंकि क्वेश्चन में 16% बोला है। तो 1,60,000 का इंटरेस्ट।
टोटल आउटस्टैंडिंग हो गया 11,60,000, जिसमें से मैं ईयर 1 में इंस्टॉलमेंट कितना पे कर रहा हूं 3.5 लाख, तो अब बचा कितना 11,60,000 माइनस 3,50,000, ये हो जाएगा 8,10,000। दिस विल बी 8,10,000। 8,10,000 मेरे ईयर 2 का क्या हो जाएगा, ईयर 2 का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, जिसमें 16% इंटरेस्ट कितना आता है 1,29,600। टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो जाता है 9,39,600, जिसमें से अगेन 3.5 लाख का मैं इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, तो अब बचेगा कितना 5,89,600। इसको अब आप ईयर 3 का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बनाओगे 5,89,600, जिसपे आपको 16% इंटरेस्ट लग रहा है 94,336। तो ये ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल आउटस्टैंडिंग 683,936, जिसमें से अगेन 3.5 लाख का आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना आ जाएगा 333,936। 3,33,936। ये जो 3,33 है ये नेक्स्ट ईयर का 3,33,936 यहां पे आ जाएगा आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, इंटू 16% करूंगा तो ये हो जाएगा सर 53,000, कितना 430। तो ये ऐड करता हूं तो कितना होता है 3,87,000, 3,87,365, 3,87,365। अब यहां पे देखो आप यहां पे इंस्टॉलमेंट कितना पे कर रहे हो सर 3,50,000 का तो लीज रेंट प्लस 50 का गारंटीड वैल्यू भी आपने बोला था, आप लेसी आपने बोला था ईयर 4 के एंड में मैं गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू 50,000, तो मैं यहां पे 4 लाख पे करूंगा। सर अब यहां पे 4 लाख पे करने के बाद क्या हो गया, मेरा पूरा यहां पे लाइबिलिटी खत्म, तो ये क्या हो गया जीरो बचना चाहिए ना। पर सर आपका अब नेगेटिव फिगर आएगा, तो मैं क्या करूंगा ये लास्ट ईयर के फिगर्स को थोड़ा सा मैनिपुलेट करूंगा, मैं लास्ट ईयर के फिगर्स को थोड़ा सा मैनिपुलेट करूंगा, मैं बोलूंगा लास्ट ईयर में टोटल आउटस्टैंडिंग भी 4 लाख होना चाहिए। टोटल आउटस्टैंडिंग अगर 4 लाख है और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 3,33 है, तो 4 लाख माइनस 3,33 936, तो ये कितना हो जाएगा 66,064, ये लास्ट ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा 66,064। ये जो यहां पे मैंने पूरे फिगर्स निकाले ना, ये वाले जो इंटरेस्ट के फिगर्स निकाले, ये मेरे हर साल के फाइनेंस चार्जेस है, ये मेरा क्या है हर साल का फाइनेंस चार्जेस है। लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हर साल उसको कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस के तौर पे डेबिट करना है, ये मैं क्या करूंगा, मैं लेसी हूं ना, मैं हर साल इसको पीएनएल में डेबिट करते जाऊंगा हर साल। ईयर 1 में 1,60,000, फिर 129, फिर 94 एंड सो ऑन, उसको हर साल पीएनएल में डेबिट करते जाऊंगा। ये चीज सभी को क्लियर, ठीक है। यहां पे ये ईयर 4 का केवल ये मत देखना, ईयर 4 का फिगर गलत है, बाकी जितने फिगर्स देखना है देख लो, बाकी जितने फिगर्स देखना है देख लो। गया सबके दिमाग में, एवरीबडी क्लियर विद दिस? यस 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 यस, ओके 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 ओके, ठीक है, गया सबके दिमाग में? एवरीबडी एब्सोल्युटली क्लियर विद दिस? एवरीबडी एब्सोल्युटली क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया, ठीक है। अब 9:30 हमारे आज के हो चुके, कल की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत कल की क्लास में करेंगे। सिमिलर है अभी जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े उतना, बस आज की क्लास का जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो प्लीज रिवाइज करके आ जाना। आज की क्लास में आपको जो भी पढ़ाया प्लीज रिवाइज करके आना, तो कल की क्लास में और बहुत अच्छी तरीके से आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। कल की क्लास में और बहुत अच्छी तरीके से आपका रिवीजन पूरा यहाँ पे हो जाएगा। ओके, यस सर। तो अब इसी के साथ आई होप सभी को आज की क्लास में जितना पढ़ाया हो उससे आपका ज्ञान बढ़ा हो, दिमाग में और बहुत सारा ज्ञानवर्धक बातें गई हो, दिमाग में बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें गई हो तो उसको रिवाइज जरूर कर लेना। कल इसके और स्टार्टिंग से ही हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। आज का जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं कल करूंगा। ये सारे जितने कॉन्सेप्ट अभी पढ़ाए ना, एमएलपी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, इसके क्वेश्चंस कल की क्लास में करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। लगा तो एक और क्लास हम AS19 को डेडिकेट कर देंगे, उसमें मेरे को दिक्कत नहीं है, मैंने बोला पढ़ाऊंगा तो शिद्दत से पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसमें मेरे को टाइम देख के नहीं पढ़ाना है, आपको दिमाग में सारी बातें जानी चाहिए, वैसा पढ़ाना है। ओके सर, AS19 के बाद क्या कराओगे 28? सर 28 कराना सर, 28 बहुत बहुत इंपेयरमेंट बहुत खतरनाक है, ऐसे कुछ खतरनाक नहीं है, इजी AS है। उसका भी चार्ट पूरा बन के तैयार है, उसके भी चार्ट में से पढ़ाई करेंगे। आपको भी बोलूंगा और कहीं से पढ़ाई मत करना, जो चार्ट दूंगा उसमें से पढ़ाई करना, और जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो पढ़ लेना, आपके लिए ये AS बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, यस। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे। सभी लोग जाने के पहले यहाँ पे ये चीज याद रखना, कल वापस 8 PM मिलेंगे, AS19 के साथ मिलेंगे, रिवीजन पूरा करना है और कल वापस आना है 8 PM। क्यों?
क्योंकि हमने करनी है पूरी लॉजिकल पढ़ाई विद तेजा भाई। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। यस, लॉजिकल पढ़ाई विद तेजा भाई। ओके, जैन 25 के लिए पूरा ये रिवीजन करते रहेंगे, एक के बाद एक इंपॉर्टेंट जितने एएस है विद क्वेश्चंस मिलेंगे सबसे कल की क्लास में। सर आपके क्वेश्चन सफिशिएंट होंगे बेटा, मैं एक बार फिर भी बोल देता हूं, मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं उसके साथ स्टडी मटेरियल जरूर कीजिए, स्टडी मटेरियल जरूर कीजिए, ठीक है। उतना आपने कर लिया तो बहुत है, क्योंकि ये पूरे आरटीपी एमटीपी को कवर करने वाले क्वेश्चंस है। स्टडी मटेरियल आप करोगे दैट विल बी इनफ, वो छोड़ के और इधर उधर भटकने की आपको जरूरत नहीं है। ओके, मिलेंगे सबके साथ कल शाम 8 बजे AS19 के क्वेश्चन के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो 8 PM शार्प, टेक केयर गाइस, बाय बाय।